So, hello students, welcome to this new subject Digital Electronics plus Microprocessor। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ कि पहले ये दोनों अलग अलग सब्जेक्ट हुआ करते थे, लेकिन अब सिलेबस को मर्ज करके एक ही सब्जेक्ट बना दिया गया है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि चीज़ें कन्फ्यूजिंग होगी, बल्कि हम इस सब्जेक्ट को स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। इस कोर्स में आप देखेंगे कि ज़्यादा फोकस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पर रहेगा और माइक्रो प्रोसेसर के कॉन्सेप्ट को हम बेसिक लेवल से सिंपल वे में क्लियर करते चलेंगे, ताकि किसी को भी आगे जाकर प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। इस पूरे सब्जेक्ट में हमारा अप्रोच ये रहेगा कि जो भी पढ़ाया जाए लॉजिक के साथ और रियल अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ाया जाए। रटने वाली लर्निंग नहीं होगी, बल्कि ऐसी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे जो एग्जाम के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज में भी काम आए। हर कॉन्सेप्ट को हम स्लो पेस में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ और बिल्कुल कंफ्यूजन फ्री तरीके से कवर करेंगे। अगर कोई पॉइंट थोड़ा सा भी ट्रिकी होगा तो उसे तब तक एक्सप्लेन किया जाएगा जब तक पिक्चर बिल्कुल क्लियर ना हो जाए। तो इस सब्जेक्ट को टेंशन की तरह नहीं, कॉन्फिडेंस के साथ स्टार्ट करते हैं। अगर आप रेगुलरली फॉलो करते रहोगे तो ये सब्जेक्ट आपको डिफिकल्ट नहीं बल्कि इंटरेस्टिंग लगेगा। तो चलिए आज से हम इस सब्जेक्ट की जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो ये लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, यहाँ से हम यूनिट 1 स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 1 का फोकस है नंबर्स, ऑपरेशंस और डिजिटल कोड्स पर, जो इस पूरे सब्जेक्ट की फाउंडेशन बनाते हैं। इस यूनिट में आगे जाकर हम काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करेंगे और इस वीडियो में हम पूरी यूनिट 1 को डिटेल में एग्जाम्पल के साथ कंप्लीट करने वाले हैं, ताकि आपको अलग अलग वीडियोस देखने की ज़रूरत ना पड़े और पूरा कॉन्सेप्ट एक ही फ्लो में समझ आ जाए। लेकिन पूरी यूनिट स्टार्ट करने से पहले हम सबसे बेसिक टॉपिक से शुरुआत करेंगे, जिसमें हम सिग्नल्स को प्रॉपरली समझेंगे। लेकिन सिग्नल्स पर जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप सब्जेक्ट के नाम के मीनिंग को क्लियरली समझ लो, क्योंकि जब सब्जेक्ट का नाम क्लियर होता है तो आगे के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना ऑटोमेटिकली ईजी लगने लगता है। इसलिए पहले हम समझेंगे कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एक्चुअल मीनिंग क्या है, ताकि जो भी हम आगे पढ़ें, चाहे नंबर्स हो, ऑपरेशंस हो या कोड्स हो, वो आपको लॉजिकली कनेक्टेड लगे। उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप सिग्नल्स वाले टॉपिक पर मूव करेंगे और पूरी यूनिट को डिटेल में ऐसे कवर करते रहेंगे। तो पहले सब्जेक्ट के नाम का मीनिंग क्लियर कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सो आइए स्टूडेंट्स, अब एक एक पॉइंट को क्लियरली एक्सप्लेन करके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के मीनिंग को हम समझते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स दैट वर्क्स विद बाइनरी वैल्यूज 0 एंड 1। अब इस लाइन को ध्यान से समझो। इलेक्ट्रॉनिक्स एक ब्रॉड फील्ड है, लेकिन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स उसका एक स्पेसिफिक पार्ट है, जहां हम सिर्फ दो वैल्यूज के साथ काम करते हैं, 0 और 1। यहाँ 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन। मतलब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में चीज़ें यस या नो, ट्रू या फॉल्स या ऑन या ऑफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट होती है। इसी वजह से इसे बाइनरी सिस्टम पर बेस्ड कहा जाता है, क्योंकि बाइनरी सिस्टम में भी सिर्फ दो ही वैल्यूज होती हैं, 0 और 1। पॉइंट नंबर 2 है हमारा, इट रिप्रेजेंट्स इंफॉर्मेशन यूजिंग हाई 1 एंड लो 0 सिग्नल्स। अब यहाँ हाई और लो वर्ड का मतलब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाई सिग्नल का मतलब होता है जब सर्किट में वोल्टेज प्रेजेंट होता है, इसे हम 1 कहते हैं। और लो सिग्नल का मतलब होता है जब वोल्टेज नहीं होता या बहुत कम होता है, इसे हम 0 कहते हैं। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में इंफॉर्मेशन लिखने के लिए अल्फ़ाबेट से नंबर्स डायरेक्टली यूज़ नहीं होते, बल्कि उन्हें हाई और लो सिग्नल्स में कन्वर्ट करके समझाया जाता है। सिंपल वर्ड्स में समझिए, जैसे कंप्यूटर या डिजिटल डिवाइस सिर्फ वोल्टेज को समझता है और उस वोल्टेज को 1 या 0 के फॉर्म में इंटरप्रेट कर देता है। पॉइंट नंबर 3 है हमारा, इट इज़ बेस्ड ऑन डिस्क्रीट सिग्नल्स नॉट कॉन्टिन्यूस सिग्नल्स। अब यहाँ एक नया वर्ड आता है, डिस्क्रीट सिग्नल्स। इसका मतलब भी क्लियर कर लेते हैं। सो डिस्क्रीट सिग्नल्स का मतलब होता है जो सिग्नल सिर्फ फिक्स्ड वैल्यूज लेता है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में वो फिक्स्ड वैल्यूज होती है 0 और 1। इसके अपोजिट होते हैं कॉन्टिन्यूस सिग्नल, जिसमें वैल्यू ग्रेजुअली चेंज होती रहती है, जैसे 1, 1.5 हो गया, 2, 2.7, 3 ऐसे। लेकिन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसे सिग्नल्स यूज़ नहीं करता है। यहाँ सिस्टम क्लियर होता है, या तो 0 या तो 1, बीच का कुछ भी नहीं। इसी वजह से डिजिटल सिस्टम्स ज़्यादा एक्यूरेट, रिलायबल और एरर फ्री होते हैं। पॉइंट नंबर 4 है हमारा, कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स एंड अदर डिजिटल डिवाइसेस यूज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। अब इस पॉइंट से तुम्हें समझ आ जाना चाहिए कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये रियल लाइफ में हर जगह यूज़ हो रहा है। कंप्यूटर का प्रोसेसर हो, मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन टच हो, कैलकुलेटर हो, स्मार्ट वॉच हो, सबके अंदर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज़ होता है। ये सारे डिवाइसेस इंटरनली डेटा को 0 और 1 के फॉर्म में ही प्रोसेस करते हैं। इसी वजह से ये डिवाइस फास्ट, एक्यूरेट और रिलायबल काम कर पाते हैं। सो स्टूडेंट, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का सिंपल मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉनिक्स का ये वो ब्रांच है जो बाइनरी वैल्यूज यानी 0 और 1 को, यानी हाई और लो सिग्नल्स और डिस्क्रीट डेटा पर काम करता है, और जिसका यूज़ आज के लगभग हर डिजिटल डिवाइस में होता है। इसी बेस पर हम आगे सिग्नल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए से स्टार्ट करते हैं। सो आइए अब हम सिग्नल का मतलब समझते हैं। सो सिग्नल का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी इन्फॉर्मेशन कैरी करती है तो उसे सिग्नल कहा जाता है।
इलेक्ट्रॉनिक्स के कॉन्टेक्स्ट में सिग्नल अक्सर वोल्टेज या करंट के फॉर्म में होता है। ये वोल्टेज या करंट टाइम के साथ साथ चेंज होता रहता है और इसी चेंज के थ्रू इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है। सिग्नल्स का यूज़ हम रोज की ज़िंदगी में हर जगह करते हैं। मोबाइल कॉल के दौरान वॉइस सिग्नल्स ट्रैवल करता है, इंटरनेट यूज़ करते वक्त डेटा सिग्नल्स ट्रांसफर्स होते हैं, फ़ोटोज़ और वीडियोज़ भेजते टाइम इमेज और वीडियो सिग्नल्स मूव करते हैं। मतलब चाहे कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, वो सिग्नल्स के बिना ट्रैवल नहीं कर सकती। सिग्नल्स को उनकी नेचर के बेसिस पर 2 मेन टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट इज़ एनालॉग सिग्नल एंड सेकंड इज़ डिजिटल सिग्नल। तो आइए अब इन दोनों के टर्म को डिटेल में देखते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं एनालॉग सिग्नल्स के बारे में। तो एनालॉग सिग्नल एक कॉन्टिन्यूस सिग्नल होता है। इसका मतलब ये है कि इसमें सिग्नल स्मूथली चेंज होता रहता है। ये अचानक जंप नहीं करता। अगर आप स्क्रीन पर बने ग्राफ को देखें तो यहाँ एक वेव फॉर्म दिख रही है। ऊपर नीचे जाती हुई ये स्मूथ वेव है। ये वेव ही एनालॉग सिग्नल को रिप्रेजेंट करती है। इस ग्राफ में हॉरिजॉन्टल जो लाइन दिख रही है आपको वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है और जो वर्टिकल डायरेक्शन वाली लाइन है वो सिग्नल्स की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे वोल्टेज या करंट कितना ज़्यादा है या कितना कम है। अब इस एनालॉग सिग्नल्स के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट समझते हैं। फर्स्ट है हमारा एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है सिग्नल की मैक्सिमम हाइट या स्ट्रेंथ। सिंपल वर्ड्स में सिग्नल्स कितना स्ट्रॉन्ग है। जैसे आवाज़ का एग्जांपल लो, तेज आवाज़ का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है और हल्की आवाज़ का एम्पलीट्यूड कम होता है। इस डायग्राम में जो सिग्नल सेंट्रल लाइन से ऊपर और नीचे जा रहा है उसी डिस्टेंस को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा वेवलेंथ। वेवलेंथ का मतलब होता है एक वेव के दो सेम पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। जैसे एक पीक से नेक्स्ट पीक तक का जो डिस्टेंस है या फिर एक वैली से नेक्स्ट वैली तक का डिस्टेंस। डायग्राम में जो एरो के थ्रू दिखाया गया है वो वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है हमारा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कितनी वेव्स एक सेकंड्स में कंप्लीट होती है। अगर कम टाइम में ज़्यादा वेव्स बन रही हैं तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी और अगर वेव्स धीरे धीरे आ रही हैं तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। सिंपल एग्जांपल के साथ समझें तो तेज बोलने वाली जो आवाज़ होती है उसमें फ्रीक्वेंसी हाई होती है और भारी या फिर धीमी आवाज़ में लो फ्रीक्वेंसी। इस डायग्राम में राइट साइड पर फ्रीक्वेंसी का डायरेक्शन दिखाया गया है जो बताता है कि सिग्नल्स टाइम के साथ कैसे रिपीट हो रहा है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एनालॉग सिग्नल्स की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें वैल्यूज़ इनफाइनाइट हो सकती है। मतलब सिर्फ 0 या 1 नहीं बल्कि बीच की हर पॉसिबल वैल्यूज़ एग्जिस्ट करती है। इसी वजह से एनालॉग सिग्नल नेचुरल सिग्नल्स जैसे वॉइस, म्यूजिक, टेम्परेचर, लाइट्स को रिप्रेजेंट करने में यूज़ होता है। एनालॉग सिग्नल्स को उनकी नेचर के बेसिस पर मेनली दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट है हमारा सिंपल एनालॉग सिग्नल एंड सेकंड है हमारा कंपोजिट एनालॉग सिग्नल। सिंपल एनालॉग सिग्नल वो होता है जिसमें सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी होती है। इस तरीके का सिग्नल प्योर साइन वेव के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है, बिल्कुल स्मूथ और रेगुलर वेव जैसा। एग्जाम्पल लेते हैं ट्यूनिंग फॉक की आवाज़। जब ट्यूनिंग फॉक वाइब्रेट करता है तो वो एक सिंगल फ्रीक्वेंसी की साउंड प्रोड्यूस करता है, इसीलिए वो सिंपल एनालॉग सिग्नल्स का एग्जाम्पल है। सेकंड है हमारा कंपोजिट एनालॉग सिग्नल्स। कंपोजिट एनालॉग सिग्नल वो होता है जिसमें एक से ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज होती हैं। ये सिग्नल्स कई सारी साइन वेव्स को कंबाइन करके बनता है। रियल लाइफ के ऑलमोस्ट सारे सिग्नल्स कंपोजिट एनालॉग सिग्नल्स के होते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं ह्यूमन वॉइस का। हमारी आवाज़ में पिच, टोन और लाउडनेस होती है जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की वजह से होती है, इसीलिए ह्यूमन वॉइस एक कंपोजिट एनालॉग सिग्नल है। बस इतना याद रखो कि सिंपल सिग्नल में सिंगल फ्रीक्वेंसी होती है और कंपोजिट सिग्नल में मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज होती है। तो चलिए अब बात करते हैं डिजिटल सिग्नल्स की। अब इस स्लाइड में जो आपको डायग्राम दिख रहा है उसके थ्रू पहले हम डिजिटल सिग्नल्स को विजुअली समझते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो वाई एक्सिस पर वोल्टेज दिया हुआ है और एक्स एक्सिस पर टाइम दिया हुआ है। यहाँ आप क्लियरली देख सकते हो कि वोल्टेज सिर्फ दो फिक्स्ड लेवल्स पर ही जा रहा है, या तो 0 वोल्टेज पर या 5 वोल्टेज पर। जब सिग्नल 0 वोल्टेज पर होता है तो उसे हम 0 यानी कि लो कहते हैं, और जब सिग्नल +5 वोल्ट पर होता है तो उसे हम 1 यानी हाई कहते हैं। इस डायग्राम में सिग्नल स्मूथली ऊपर नीचे नहीं जा रहा है बल्कि डायरेक्ट जंप कर रहा है, 0 से 1 पर और 1 से 0 पर। इसी वजह से इस सिग्नल्स का शेप स्क्वायर जैसा दिखाई देता है। ऊपर जो 0 और 1 लिखे हुए हैं वो एक्चुअली बताते हैं कि उस पर्टिकुलर टाइम पर सिग्नल्स का वैल्यू क्या है और बाइनरी फॉर्म में डेटा कैसे रिप्रेजेंट होता है। अब नीचे लिखे हुए पॉइंट्स को क्लियरली हम एक्सप्लेन करके समझते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, अ डिजिटल सिग्नल्स इज अ डिस्क्रीट सिग्नल। सो डिस्क्रीट का मतलब होता है फिक्स्ड और सेपरेट वैल्यूज, यानी डिजिटल सिग्नल्स कंटिन्यूस नहीं होता, वो सिर्फ डिफाइंड लेवल्स पर ही एग्जिस्ट करता है। सेकेंड पॉइंट हमारा, इट हैज़ ओनली टू लेवल्स, 0 वो लो एंड 1 हाई। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का बेस ही है कि इंफॉर्मेशन सिर्फ 0 और 1 के फॉर्म में स्टोर और प्रोसेस हो। इसी वजह से कंप्यूटर और डिजिटल डिवाइसेस फास्ट और रिलायबल होते हैं।
थर्ड पॉइंट है हमारा रिप्रेजेंटेड बाय अ स्क्वायर वेव फॉर्म। क्योंकि सिग्नल सिर्फ दो वैल्यूज के बीच जंप करता है, इसलिए उसका वेव फॉर्म स्क्वायर वेव होता है, ना कि स्मूथ साइन वेव जैसा एनालॉग सिग्नल में हुआ करता था। फोर्थ पॉइंट है हमारा लेस अफेक्टेड बाय नॉइज कंपेयर टू एनालॉग सिग्नल। नॉइज का मतलब होता है अनवांटेड डिस्टरबेंस। डिजिटल सिग्नल्स में अगर थोड़ा नॉइज आ भी जाए तब भी वो जीरो को जीरो और वन को वन पहचान लिया जाता है। इसीलिए डिजिटल सिग्नल्स ज़्यादा रिलायबल और एक्यूरेट होते हैं एनालॉग सिग्नल्स के कंपैरिजन में। तो सिंपल शब्दों में ये है कि डिजिटल सिग्नल्स सिर्फ जीरो और वन पर काम करता है, स्क्वायर वेव फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है और नॉइज से कम इफेक्ट होता है। इसी वजह से आज के सारे मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में डिजिटल सिग्नल्स का ही यूज़ करा जाता है। अब डिजिटल सिग्नल्स को और क्लियरली समझने के लिए हमें दो इम्पोर्टेंट पैरामीटर समझने होते हैं, बिट रेट और बिट इंटरवल। बिट रेट का मतलब होता है एक सेकंड में कितने बिट्स ट्रांसमिट हो रहे हैं। इसकी यूनिट्स होती है बीपीएस यानी बिट्स पर सेकंड। एग्जांपल से समझो, अगर बिट रेट हमारा 1000 बीपीएस है, इसका मतलब है कि 1 सेकंड में 1000 बिट्स डेटा सेंड हो रहे हैं। सिंपल शब्दों में कि बिट रेट स्पीड बताता है कि डेटा कितनी फास्ट ट्रांसमिट हो रहा है। सेकंड हमारा बिट इंटरवल। बिट इंटरवल का मतलब होता है एक सिग्नल बिट को ट्रांसमिट होने में कितना टाइम लगता है। ये बिट रेट का इन्वर्स होता है, यानी बिट इंटरवल इज इक्वल टू 1 अपॉन में बिट रेट। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, अगर बिट रेट हमारा 1000 बीपीएस है तो बिट इंटरवल होगा 1/1000 सेकेंड्स, मतलब हर एक बिट 1/1000 सेकेंड्स में ट्रांसमिट हो रही होगी। बिट रेट और बिट इंटरवल दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। बिट रेट ज़्यादा होगा तो बिट इंटरवल कम होगा, और बिट रेट कम होगा तो बिट इंटरवल ज़्यादा होगा। इसी तरह से हम डिजिटल सिग्नल्स की स्पीड्स और टाइमिंग को मेजर करते हैं। तो चलिए अब हम एनालॉग सिग्नल्स और डिजिटल सिग्नल्स के बीच के डिफरेंस को समझते हैं। सबसे पहले दोनों के कंपैरिजन देखते हैं। एनालॉग सिग्नल्स कॉन्टिन्यूस होता है, मतलब इसका सिग्नल्स रुकता नहीं है, स्मूथली चलता रहता है। डिजिटल सिग्नल्स डिस्क्रीट होता है, मतलब क्लियर इसमें स्टेप्स होते हैं। अब नेचर की बात करते हैं। एनालॉग सिग्नल्स की इनफाइनाइट वैल्यूज़ हो सकते हैं, लेकिन डिजिटल सिग्नल्स में सिर्फ दो वैल्यूज़ होती हैं, ज़ीरो और वन। नेक्स्ट है वेव फॉर्म। एनालॉग सिग्नल्स की वेव फॉर्म स्मूथ साइन वेव जैसी होती है। डिजिटल सिग्नल्स की वेव फॉर्म स्क्वायर वेव जैसी होती है। अब बात करते हैं नॉइस इफेक्ट की। एनालॉग सिग्नल नॉइस से ज़्यादा इफेक्ट होता है, डिजिटल सिग्नल नॉइस से कम इफेक्ट होता है। एक्यूरेसी में एनालॉग सिग्नल लेस एक्यूरेट होता है, डिजिटल सिग्नल मोर एक्यूरेट होता है। अब बात करते हैं बैंडविड्थ की। तो एनालॉग सिग्नल्स को यूजुअली लो बैंडविड्थ चाहिए होता है, डिजिटल सिग्नल्स को यूजुअली हाई बैंडविड्थ चाहिए होता है। डेटा रिप्रेजेंटेशन में एनालॉग सिग्नल डेटा को कॉन्टिन्यूस फॉर्म में शो करता है, डिजिटल सिग्नल्स डेटा को बाइनरी फॉर्म यानी कि जीरोस और वंस के फॉर्म में शो करता है। और लास्ट में एग्जांपल देखते हैं कि एनालॉग सिग्नल्स के एग्जांपल हैं ह्यूमन वॉइस और रेडियो सिग्नल्स, और डिजिटल सिग्नल्स के एग्जांपल है कंप्यूटर डेटा और डिजिटल कम्युनिकेशन। तो ये थे इन दोनों के बीच में डिफरेंस। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। अब हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डिजिटल सिस्टम ओवर एनालॉग सिस्टम। सो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में मोस्टली डिजिटल सिस्टम्स यूज़ होते हैं, क्योंकि ये एनालॉग सिस्टम के कंपैरिजन में ज़्यादा रिलायबल और एक्यूरेट होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि डिजिटल सिस्टम परफेक्ट हो, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। पहले हम एडवांटेजेस क्लियर करते हैं। सबसे पहला एडवांटेज है हाई एक्यूरेसी। तो डिजिटल सिस्टम में डेटा बाइनरी फॉर्म यानी ज़ीरो और वन में होता है। इस वजह से कैलकुलेशन और रिजल्ट ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज है लेस नॉइस इफेक्ट। डिजिटल सिग्नल्स पर नॉइस का इफेक्ट कम होता है, इसलिए लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में भी सिग्नल ज़्यादा क्लियर मिलता है। नेक्स्ट एडवांटेज है हमारा इजी स्टोरेज। डिजिटल डेटा को स्टोर करना बहुत ज़्यादा इजी होता है। हम इसे हार्ड डिस्क, रैम, पेन ड्राइव जैसे मेमोरी डिवाइसेस में इजीली स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज है हमारा कि इजी प्रोसेसिंग। तो डिजिटल सिग्नल्स को कंप्यूटर और डिजिटल सर्किट्स के थ्रू इजीली प्रोसेस किया जा सकता है। इसी वजह से कंप्यूटर्स डिजिटल सिस्टम पर काम करते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज है हमारा रिलायबल। सो डिजिटल सिस्टम लॉन्ग टाइम तक स्टेबल और रिलायबल रहते हैं, जबकि एनालॉग सिस्टम्स टाइम के साथ डिस्टर्ब हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इजी टू डिज़ाइन। सो डिजिटल सर्किट्स को लॉजिक गेट्स के यूज़ से बनाने रिलेटिवली इजी होता है। सो ये लॉजिक गेट्स का कॉन्सेप्ट मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद पढ़ाऊँगा। नेक्स्ट है हमारा प्रोग्रामेबल। सो डिजिटल सिस्टम्स को प्रोग्राम करके मॉडिफाई किया जा सकता है, ज़रूरत पड़ने पर हम उसे सॉफ्टवेयर चेंज करके सिस्टम का काम बदल भी सकते हैं। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ डिजिटल सिस्टम ओवर एनालॉग सिस्टम। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज है कॉम्प्लेक्स सर्किट्स। सो डिजिटल सिस्टम में सर्किट थोड़े कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा कंपोनेंट यूज़ होते हैं।
नेक्स्ट है हायर कॉस्ट, डिजिटल डिवाइसेस का कॉस्ट ज़्यादा हो सकता है एज़ कम्पेयर टू एनालॉग डिवाइसेस। नेक्स्ट है नीड कन्वर्जन। सो रियल वर्ल्ड में जो सिग्नल्स होते हैं जैसे साउंड हो गया, टेम्परेचर, वो एनालॉग होते हैं, इसलिए उन्हें डिजिटल बनाने के लिए एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर यानी कि एडीसी की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है हमारा पावर कंजप्शन। सो डिजिटल सिस्टम ज़्यादा पावर कंज्यूम कर सकते हैं, स्पेशली हाई स्पीड डिजिटल डिवाइसेस में। सो लास्ट डिसएडवांटेज हमारा लिमिटेड रिजोल्यूशन। सो डिजिटल सिस्टम डिस्क्रीट वैल्यूज़ पर काम करता है, इसीलिए एनालॉग के कंपैरिजन में इसका रिजोल्यूशन लिमिटेड होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि डिजिटल सिस्टम्स के एडवांटेजेस ज़्यादा हैं, इसी वजह से आज के टाइम में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में डिजिटल सिस्टम का यूज़ मैक्सिमम होता है। अब हम एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव लॉजिक सिस्टम। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम डेटा को लॉजिक लेवल्स की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। ये लॉजिक लेवल्स एक्चुअली वोल्टेज लेवल्स होते हैं। बेसिक लेवल पर सिर्फ दो वोल्टेज लेवल्स होते हैं, एक हाई वोल्टेज और एक लो वोल्टेज। अब यहीं पर एक इम्पॉर्टेंट बात समझने वाली है कि ये हाई और लो वोल्टेज लॉजिक वन और लॉजिक जीरो को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन दो अलग अलग तरीके से। कभी कभी हाई वोल्टेज को लॉजिक वन माना जाता है और लो वोल्टेज को जीरो, और कभी इसका एग्जैक्ट अपोजिट होता है, हाई वोल्टेज को कभी लॉजिक जीरो माना जाता है और लो वोल्टेज को कभी लॉजिक वन भी माना जाता है। इन्हीं दो डिफरेंट तरीकों को हम कहते हैं पॉजिटिव लॉजिक एंड नेगेटिव लॉजिक। आगे हम डिटेल में देखेंगे कि पॉजिटिव लॉजिक में कौन सा वोल्टेज किस लॉजिक को रिप्रेजेंट करता है और नेगेटिव लॉजिक में कौन सा वोल्टेज किस लॉजिक को। अभी के लिए इतना समझना इंपॉर्टेंट है कि लॉजिक वन और लॉजिक जीरो हमेशा वोल्टेज के थ्रू ही रिप्रेजेंट होते हैं, बस उनका मैपिंग पॉजिटिव या नेगेटिव लॉजिक पर डिपेंड करता है। तो आइए अब हम बात करते हैं पॉजिटिव लॉजिक की। अब जो स्लाइड आपके सामने है, इसमें हम पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम को क्लियरली एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस सिस्टम में एक सिंपल रूल होता है, हाई वोल्टेज का मतलब होता है लॉजिक वन और लो वोल्टेज का मतलब होता है लॉजिक ज़ीरो। इसका मतलब ये हुआ कि जब सर्किट में वोल्टेज ज़्यादा होता है तो हम उसे ऑन स्टेट या वन मानते हैं, और जब वोल्टेज कम होता है तो हम उसे ऑफ स्टेट या ज़ीरो मानते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू क्लियरली समझते हैं। अगर 5 वोल्टेज दिया हुआ है तो आउटपुट 1 होगा, और अगर 0 वोल्टेज दिया हुआ है तो आउटपुट 0 होगा। सिंपल शब्दों में बोले तो पॉजिटिव लॉजिक में हाई 1 होता है और लो 0 होता है। ये सिस्टम सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है। अब आते हैं नेगेटिव लॉजिक सिस्टम पर। यहाँ पे रूल थोड़ा उल्टा हो जाता है, मतलब एग्जैक्ट अपोजिट हो जाता है पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम से। इस सिस्टम में हाई वोल्टेज का लॉजिक 0 माना जाता है और लो वोल्टेज का लॉजिक 1 माना जाता है। यानी जब वोल्टेज ज़्यादा होता है तो आउटपुट 0 माना जाएगा, और जब वोल्टेज कम होता है तो आउटपुट 1 माना जाएगा। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं कि अगर वोल्टेज हमारा 5 है तो आउटपुट 0 होगा, और अगर हमारा 0 वोल्टेज है तो आउटपुट 1 होगा। तो यहाँ बस इतना याद रखना है कि नेगेटिव लॉजिक में मैपिंग उल्टा होता है। अगर आपको याद रखना हो तो एक सिंपल ट्रिक ये है कि पॉजिटिव लॉजिक में हाई 1 होता है और नेगेटिव लॉजिक में हाई 0 होता है। बस इतना याद रखोगे तो कभी कंफ्यूज नहीं होगे। आगे जब हम सर्किट्स और लॉजिक गेट्स पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा कि किस सिचुएशन में पॉजिटिव लॉजिक यूज़ होता है और किस में नेगेटिव लॉजिक। तो आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम समझने वाले हैं 0 और 1 का कॉन्सेप्ट वोल्टेज के फॉर्म में। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो डेटा होता है वो सिर्फ दो बाइनरी डिजिट्स में रिप्रेजेंट किया जाता है, ज़ीरो और वन। लेकिन याद रखिए, डिजिटल सर्किट ज़ीरो और वन को डायरेक्टली नंबर्स की तरह नहीं समझते। डिजिटल सर्किट्स एक्चुअली वोल्टेज लेवल्स को समझते हैं। इसलिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में लॉजिक वैल्यूज़ को वोल्टेज के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। लॉजिक ज़ीरो का मतलब होता है लो वोल्टेज और लॉजिक वन का मतलब होता है हाई वोल्टेज। यानी अगर सर्किट में वोल्टेज कम है तो उस कंडीशन को हम ज़ीरो मानते हैं, और अगर सर्किट में वोल्टेज ज़्यादा है तो उस कंडीशन को हम वन मानते हैं। अक्सर डिजिटल सर्किट्स में एक कॉमन एग्जांपल यूज़ होता है कि अगर वोल्टेज 0 होगा तो लॉजिक भी 0 होगा, और अगर वोल्टेज 5 होगा तो लॉजिक 1 परफॉर्म होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब सर्किट आउटपुट 0 वोल्ट देता है तो सिस्टम उसे 0 समझता है, और जब सर्किट आउटपुट 5 वोल्ट देता है तो सिस्टम उसे 1 समझता है। अब क्वेश्चन आता है कि डिजिटल सिस्टम्स वोल्टेज लेवल्स को क्यों यूज़ करते हैं। तो रीज़न सिंपल है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पर काम करते हैं, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को हम वोल्टेज के फॉर्म में ही मेजर कर सकते हैं। इसलिए नंबर्स को डायरेक्टली यूज़ करने के बजाय उन्हें वोल्टेज लेवल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। बस अगर आपको इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का बेस थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। आगे जब हम लॉजिक गेट्स और डिजिटल सर्किट्स पढ़ेंगे तो ये कॉन्सेप्ट हर जगह यूज़ होगा, इसलिए हम इनको थोड़ा डिटेल वाइज पढ़ने पे लगे हैं। तो ये अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। अब हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका यूज़ आगे पूरे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बार बार होने वाला है, और वो टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम। सबसे पहले समझते हैं कि नंबर सिस्टम होता क्या है। नंबर सिस्टम एक मेथड होता है जिसके थ्रू हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं।
जिसमें हम कुछ डिजिट्स का यूज़ करते हैं और एक बेस होता है जिसे हम रेडिक्स भी कहते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में कहें तो नंबर सिस्टम बताता है कि कौन-कौन से डिजिट्स अलाउड हैं और उन डिजिट्स की वैल्यू कैसे डिसाइड होती है। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में नंबर सिस्टम्स का यूज़ इम्पोर्टेंट होता है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि कंप्यूटर्स और डिजिटल सर्किट्स डेटा को स्टोर करते हैं, प्रोसेस करते हैं और कम्युनिकेशन करते हैं, और ये सब काम नंबर सिस्टम के थ्रू ही होता है। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में मेनली 4 नंबर सिस्टम्स यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट इज़ डेसिमल नंबर सिस्टम, सेकंड इज़ बाइनरी नंबर सिस्टम, थर्ड इज़ ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड द लास्ट फोर्थ इज़ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इन सब को हम एक-एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में। डेसिमल नंबर सिस्टम वो नंबर सिस्टम होता है जो बेस 10 पर काम करता है। बेस 10 का मतलब होता है कि इस सिस्टम में 10 डिजिट्स यूज़ होती हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 ये डिजिट्स यूज़ होती हैं। यानी 0 से लेकर 9 तक के सारे नंबर्स। हम अपने डेली लाइफ में जो भी नंबर यूज़ करते हैं जैसे 25, 148, 2024, 2026, वो सब डेसिमल नंबर सिस्टम के एग्जांपल्स हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस या रेडिक्स 10 होता है। इसका रीज़न ये है कि यहाँ 10 डिफरेंट डिजिट्स अवेलेबल हैं और हर नेक्स्ट डिजिट की वैल्यू 10 टाइम्स बढ़ जाती है। सो डेसिमल नंबर सिस्टम में हर डिजिट की एक पोजिशनल वैल्यू होती है जो 10 की पावर्स पर डिपेंड करती है, और इसकी पोजीशनिंग हम राइट साइड से चेक करते हैं। जो हमारी फर्स्ट पोजीशनिंग होगी वो 10 की पावर 0 होगी, दूसरी पोजीशन 10 की पावर 1, थर्ड पोजीशन 10 की पावर 2 और फोर्थ पोजीशन 10 की पावर 3, और ऐसे ही आगे बढ़ता जाता है। अब एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल लिखा है 245 उसकी पावर 10। तो इसको हम पोजीशन के अकॉर्डिंग ब्रेक करते हैं, तो इसमें हमारे 3 नंबर आ रहे हैं 2, 4, 5। जो हमारा नंबर 2 है वो हमारा 100 प्लेस पर है, जो 4 है वो हमारा 10th प्लेस पर है, और जो हमारा 5 है वो हमारा 1st प्लेस पर है। अब इसको हम पोजीशनिंग देखते हैं, तो हमें राइट साइड से पोजीशनिंग चेक करनी है। तो राइट साइड से हमारा पहला नंबर 5 है, तो उसकी पावर 0 होगी, यानी 10 की पावर 0, 4 की हमारी 10 की पावर 1 होगी, और 2 की हमारी 10 की पावर 2 होगी। तो इसे पूरा हमें एक्सप्रेशंस में डाल देना है, जैसे हमने नीचे लिख दिया 2 इंटू 10 की पावर 2 प्लस 4 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 5 इंटू 10 की पावर 0। इससे क्लियरली समझ आ जाता है कि हर डिजिट की वैल्यू उसकी पोजीशन से डिसाइड होती है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम का यूज़ हम डेली काउंटिंग में, कैलकुलेशंस में और नॉर्मल लाइफ के सभी नंबर्स के लिए करते हैं। इसी वजह से ये नंबर सिस्टम हमारे लिए सबसे फ़ेमिलियर होते हैं। अब जब डेसिमल नंबर सिस्टम क्लियर हो ही गया है, तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम, जो कंप्यूटर और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होता है। तो ये बाइनरी नंबर सिस्टम स्टार्ट करते हैं। अब हम बाइनरी नंबर सिस्टम को समझते हैं। सो बाइनरी नंबर सिस्टम एक ऐसा नंबर सिस्टम है जो बेस 2 पर काम करता है। इसका मतलब यह है कि इस सिस्टम में सिर्फ 2 डिजिट्स यूज़ होती हैं, 0 और 1। इसी वजह से इसे बाइनरी कहा जाता है, क्योंकि BI का मतलब होता है 2। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस या रेडिक्स 2 होता है, क्योंकि इस सिस्टम में सिर्फ 2 डिजिट्स अवेलेबल होती हैं, 0 और 1। बाइनरी सिस्टम में भी हर डिजिट की पोजिशनल वैल्यू होती है, लेकिन यहाँ पोजिशनल वैल्यू 10 की पावर्स पर नहीं बल्कि 2 की पावर्स पर बेस्ड होती है। हम राइट साइड से पोजीशन चेक करते हैं। फर्स्ट पोजीशन इसकी 2 की पावर 0, सेकंड 2 की पावर 1, थर्ड पोजीशन इसकी 2 की पावर 2, फोर्थ पोजीशन 2 की पावर 3, और ऐसे ही पावर्स बढ़ती जाती हैं। कंप्यूटर्स और डिजिटल सिस्टम्स बाइनरी नंबर्स पर ही काम करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के लिए सिर्फ 2 स्टेट्स हैंडल करना ईजी होता है, ऑन ऑफ, हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज, और इसी वजह से 0 और 1 का यूज़ किया जाता है। अब आपकी स्क्रीन पर एग्जाम्पल लिखा होगा 1011 वाला। इससे आप समझ सकते हैं कि बाइनरी नंबर में भी हर डिजिट की वैल्यू उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग डिसाइड होती है। बाइनरी सिस्टम में हर सिंगल डिजिट को बिट कहा जाता है, मतलब 0 को भी एक बिट कहा जाता है और 1 को भी बिट कहा जाता है। और जब मल्टीपल बिट्स मिलकर डेटा बनते हैं, तब कंप्यूटर उसे स्टोर और प्रोसेस करता है। अब बाइनरी नंबर सिस्टम के बाद अब बात करते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम की। ऑक्टल नंबर सिस्टम एक ऐसा नंबर सिस्टम है जो बेस 8 पर काम करता है। इसका मतलब यह है कि इसमें टोटल 8 डिजिट यूज़ होती हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। यानी 7 तक डिजिट्स यूज़ होते हैं। उसके बाद काउंटिंग आगे बढ़ाने के लिए नेक्स्ट पोजीशंस ऐड होती है, बिल्कुल डेसिमल सिस्टम की तरह। ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस या रेडिक्स 8 होता है, क्योंकि इसमें 8 डिफरेंट डिजिट्स अवेलेबल होती हैं। ऑक्टल नंबर सिस्टम को मेनली बाइनरी नंबर्स को शॉर्ट और सिंपल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। बाइनरी नंबर सिस्टम कभी-कभी बहुत लंबे हो जाते हैं, जैसे कि 10110110 ऐसे बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं। इन्हें डायरेक्टली रीड करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, इसीलिए ऑक्टल सिस्टम बाइनरी नंबर्स को कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखने का एक ईज़ी मेथड प्रोवाइड करता है। मतलब लार्ज बाइनरी नंबर्स को छोटा और रीडेबल बनाने के लिए ऑक्टल सिस्टम यूज़ होता है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 726 और उसका बेस है 8। यहाँ जो 8 लिखा है वो बताता है कि ये ऑक्टल नंबर सिस्टम का नंबर है। इस नंबर में 7, 2 और 6 डिजिट यूज़ हुई हैं, और ये सब 0 से लेकर 7 तक की रेंज में है, जो ऑक्टल सिस्टम का रूल फॉलो करता है।
ऑक्टल नंबर सिस्टम का यूज़ कंप्यूटर और डिजिटल एप्लीकेशन में किया जाता है। ये स्पेशली बाइनरी नंबर्स को रिप्रेजेंट करने को ईज़ी बनाता है, जिससे प्रोग्रामर्स और इंजीनियर्स के लिए डेटा को रीड और मैनेज करना थोड़ा सिंपल हो जाता है। तो चलिए ऑक्टल नंबर सिस्टम को समझने के बाद आइए अब हम बात करते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम एक ऐसा नंबर सिस्टम है जो बेस 16 पर काम करता है। इसका मतलब यह है कि इस सिस्टम में टोटल 16 डिफरेंट सिंबल यूज़ किए जाते हैं नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में तो क्या होता है, 0 से लेकर 9 तक नॉर्मल डिजिट्स यूज़ होते हैं और उसके बाद क्या होता है, ए से लेकर एफ तक के लेटर्स यूज़ किए जाते हैं। मतलब हेक्साडेसिमल में क्या होता है, सिंबल्स होते हैं। 0 से लेकर 9 तक तो नॉर्मल यूज़ किए जाते हैं और ए से लेकर एफ तक जो हम यूज़ कर रहे हैं लेटर, उनका क्या मीनिंग है, आइए उसे देखते हैं। जो हमारा ए लेटर होता है उसको हम 10 से रिप्रेजेंट करते हैं, बी 11, सी 12, डी 13, ई 14 एंड एफ 15। यानी डेसिमल सिस्टम के 10 से लेकर 15 तक के नंबर्स को हेक्साडेसिमल में लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, ए से एफ तक। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस या रेडिक्स होता है वो 16 होता है, क्योंकि इसमें 16 सिंबल्स अवेलेबल होते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का मेन पर्पस होता है लार्ज बाइनरी नंबर्स को शॉर्ट और रीडेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। बाइनरी नंबर्स कभी कभी बहुत लंबे हो जाते हैं, इन्हें डायरेक्टली रीड करना मुश्किल हो सकता है लार्ज बाइनरी नंबर्स को। इसीलिए हेक्साडेसिमल सिस्टम बाइनरी नंबर्स को छोटा और इजी फॉर्म में लिखने का एक एफिशिएंट मेथड प्रोवाइड करता है। इसी वजह से प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर सिस्टम में हेक्साडेसिमल नंबर का काफ़ी यूज़ होता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है 3AF और उसका बेस है 16। यहाँ 16 जो नीचे लिखा हुआ है वो बताता है कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का नंबर है। इस नंबर में जो 3A और F डिजिट यूज़ हुए हैं, तो इसमें हमारा ए और एफ लिखा हुआ है। जैसा हमने देखा था कि ए जो हमारा 10 को रिप्रेजेंट करता है और एफ हमारा 15 को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हेक्साडेसिमल नंबर में डिजिट्स और लेटर्स दोनों का यूज़ होता है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का मेनली यूज़ मेमोरी एड्रेसिंग, माइक्रो प्रोसेसर और प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये बाइनरी डेटा को शॉर्ट, रीडेबल और इजी फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करता है, जिससे कंप्यूटर इंजीनियर्स और प्रोग्रामर्स के लिए काम करना ईजी हो जाता है। तो ये थे हमारे सारे नंबर सिस्टम जो हमने डिस्कस करे, डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। अब हम बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन को समझते हैं। यानी हमें बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। इस कन्वर्जन को समझने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे और साथ साथ हम इससे रिलेटेड एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए एग्जाम्पल 1 स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला नंबर है हमारा 101010 और उसका बेस है 2। अब हमें इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले अब हम इस दिए हुए बाइनरी नंबर को लिख लेते हैं। तो यहाँ जो दिया हुआ नंबर था 101010 उसका बेस 2। अब स्टेप 1 में हम बाइनरी डिजिट्स की प्लेस वैल्यूज़ लिखनी होती है। सो बाइनरी सिस्टम में प्लेस वैल्यूज़ पावर ऑफ 2 पर बेस्ड होती है, इसलिए हम राइट साइड से स्टार्ट करते हैं और प्लेस वैल्यूज़ लिखते हैं। जैसे कि 1, 2, 4, 8, 16, 32। ये पावर ऑफ 2 की प्लेस वैल्यूज़ हैं, यानी कि 2 की पावर 0 1 होती है, 2 की पावर 1 2 होती है, 2 की पावर 2 4 होती है, 2 की पावर 3 8 होती है, ऐसे 2 की पावर 4 16 और 2 की पावर 5 32। तो ये सब इसकी प्लेस वैल्यूज़ हैं पावर ऑफ 2 की। इसी को हम राइट साइड से स्टार्ट करते हैं लिखना। अब इन प्लेस वैल्यूज़ को हम नंबर के नीचे राइट से लेफ्ट की डायरेक्शन में अलाइन कर देते हैं। तो यहाँ नंबर के नीचे वैल्यूज़ बन जाएंगी 32, 16, 8, 4, 2, 1 और ऊपर बाइनरी डिजिट्स आ जाएंगी जो हमें गिवन थी 101010। अब हमें क्लियरली दिख रहा है कि हर बाइनरी डिजिट एक कॉरेस्पॉन्डिंग प्लेस वैल्यू है। यही हमारा स्टेप 1 होता है जो हमारा कंप्लीट हो गया है। इसमें कि हमें बस प्लेस वैल्यूज़ लिखनी होती है। तो अब हम बात करेंगे स्टेप नंबर 2 की। स्टेप नंबर 2 है हमारा कि अब हमें हर बाइनरी डिजिट को उसकी प्लेस वैल्यूज़ से मल्टीप्लाई करना होता है। मतलब जो हमारी बाइनरी डिजिट थी, उसके नीचे जो हमने उसकी प्लेस वैल्यूज़ लिखी हुई है, उसे हमें मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि 1 के नीचे लिखा है 32 तो 1 इंटू 32, 0 के नीचे 16 तो 0 इंटू 16, ऐसे सब के साथ हमें करना है। स्टेप नंबर 3 है हमारा, अब हमें सिर्फ क्या करना होता है, उन वैल्यूज़ को ऐड करना होता है जहाँ पर डिजिट 1 है। यानी कि जहाँ बाइनरी डिजिट 1 है, सिर्फ उन वैल्यूज़ को ऐड करना होता है। जो हमने मल्टीप्लाई करके उसका सम आया होता है ना, जिसकी वैल्यू 1 है, उन्हीं को हमें मल्टीप्लाई करना है। जैसे हमारा 1 कहाँ-कहाँ था? हमारा 1 वहाँ था जहाँ जिसकी प्लेस वैल्यू 32 थी, जिसका 8 था एंड जिसके 2 था। तो यानी कि 32 + 8 + 2, तो हमने क्या करा, प्लस कर दिया। स्टेप नंबर 4 है, हमें क्या होना है, इन्हें फाइनल सम निकालना होता है। तो 32 + 8 + 2 यानी कि इसका सम हुआ 42 और यही इसका फाइनल आंसर होगा जो हमने कर दिया इसको डेसिमल में कन्वर्ट, जो है हमारा 42 और उसका बेस है हमारा 10। अब हम देखते हैं दूसरा एग्जांपल। अगेन इसमें वही सेम प्रोसेस फॉलो होगा। सबसे पहले हमें प्लेस वैल्यूज़ लिखनी पड़ेगी, वही 1, 2, 4, 8, 16, 32 के बाइनरी डिजिट्स जो हमारी इसमें गिवन है 1, 1, 0001। स्टेप 2 होगा, हमें उसकी प्लेस वैल्यूज़ को उससे मल्टीप्लाई करना होगा, बाइनरी डिजिट्स जो हमारी गिवन होगी। फिर हमें क्या करना होगा, उन वैल्यूज़ को ऐड करना होगा जहाँ डिजिट हमारी 1 है, यानी कि 32 के 16 और 1 में हमारी जिसकी प्लेस वैल्यू थी उस वहाँ 1 था, तो उसे हमें ऐड करना होगा। और फोर्थ स्टेप में हमारा क्या था, फाइनल सम निकालना होगा और वही हमारा आंसर आ जाएगा। और एग्जांपल नंबर 3 में भी हमारा वही सेम प्रोसेस फॉलो हो रहा है।
तो बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन में बस ये 4 सिंपल स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। प्लेस वैल्यूज़ लिखो, मल्टीप्लाई करो, जहाँ डिजिट 1 हो उन्हें ऐड करो और फाइनल सम डेसिमल आंसर होता है। इसी तरह हम किसी भी बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन की। अब हम डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन को प्लेस वैल्यू मेथड से समझेंगे। सबसे पहले हमें बाइनरी प्लेस वैल्यूज़ लिखनी होती है। बाइनरी सिस्टम में प्लेस वैल्यूज़ होती हैं 1, 2, 4, 8, 16, 32 एंड 64 यानी पावर ऑफ 2। फिर हम देखते हैं कि इन प्लेस वैल्यूज़ में कौन सी वैल्यूज़ को ऐड करने से गिवन डेसिमल नंबर हमारा बन रहा है। जो वैल्यूज़ यूज़ होती हैं उनके नीचे 1 लिखते हैं और जो यूज़ नहीं हुई है उनके नीचे 0 लिखते हैं और एंड में उन डिजिट्स को लेफ़्ट से राइट के ऑर्डर में लिख देते हैं और वही हमारा बाइनरी नंबर होता है। चलिए एग्ज़ाम्पल के साथ इसको क्लियरली समझते हैं। तो जैसे हमारा एग्ज़ाम्पल 1 में हमारा नंबर है डेसिमल नंबर 25 और उसका बेस 10 जो रिप्रेज़ेंट कर रहा है हमारा डेसिमल नंबर है। अब हमें इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्लेस वैल्यूज़ यानी कि 1, 2, 4, 8, 16 यानी कि पावर ऑफ 2। तो अब हमें चेक करना है कि इनमें से ये जो प्लेस वैल्यूज़ हैं इनमें हम कौन-कौन सी प्लेस वैल्यूज़ को ऐड करें कि हमारा जो गिवन डेसिमल नंबर है 25 ये हमारे बन जाए। तो हमारे देखिए 16 को, 8 को और 1 ये 3 डिजिट्स को अगर हम प्लस करें तो हमारा 25 बन जा रहा है। तो जो-जो जहाँ-जहाँ वैल्यू यूज़ हुई हैं, जो हमने 16, 8 और 1 यूज़ किया है वहाँ पर हमें लिख देना है 1 और हमने जो यूज़ नहीं किया है यानी कि जो हमने 4 और 2 यूज़ नहीं किया हुआ उनके नीचे लिख देना हमें 0। इसलिए हमारा बाइनरी नंबर बनेगा 11001 और उसका बेस होगा 2 क्योंकि बाइनरी नंबर में हमने कन्वर्ट करा है तो उसका बेस क्या होता है 2। तो हमारा एग्जांपल 2 है हमारा ऐसे ही हमारा कि 49 और उसका बेस है 10 जो रिप्रेजेंट कर रहा है डेसिमल नंबर है, इसको हमें करना है बाइनरी में कन्वर्ट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्लेस वैल्यूज़ 2 की पावर 5 तक यानी कि 32 तक हमने लिख ली। अब हम क्या-क्या प्लस करें, किस प्लेस वैल्यूज़ को प्लस करें कि हमारा 49 बन जाए। तो देखिए हम 32 को, 16 को और 1 को इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमारा 49 बन जा रहा है। तो हमारा बाइनरी नंबर बनेगा 11001 क्यों? क्योंकि हमने 32, 16 और 1 को यूज़ करा हुआ है, बाकी 8, 4, 2 को यूज़ नहीं करा हुआ तो वहाँ पर हमारा 0 आ जाएगा। ऐसे एग्जांपल 3 में भी हमने वही सेम स्टेप फॉलो करा। इस तरह हमारी प्लेस वैल्यू मेथड से हम इजीली डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने क्लियरली देखा कि हम बाइनरी टू डेसिमल प्लस डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। अब हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नेम है बाइनरी अरिथमेटिक। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कैलकुलेशन करने के लिए बाइनरी नंबर्स का यूज़ किया जाता है। यानी जो ऑपरेशंस हम नॉर्मल नंबर्स पर करते हैं वही ऑपरेशंस हम बाइनरी नंबर्स यानी कि 0 और 1 पर भी करते हैं। इसी प्रोसेस को हम बाइनरी अरिथमेटिक कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में समझे तो बाइनरी अरिथमेटिक एक मेथड है जिसमें हम बाइनरी नंबर्स यानी कि 0 और 1 का यूज़ करके कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। जैसे डेसिमल सिस्टम में हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं, बिल्कुल वैसे ही बाइनरी सिस्टम में भी यही सब ऑपरेशंस पॉसिबल होते हैं। बाइनरी अरिथमेटिक में मेनली 4 टाइप्स के ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। फर्स्ट इज़ बाइनरी एडिशन, सेकंड इज़ बाइनरी सब्ट्रैक्शन, थर्ड इज़ बाइनरी मल्टीप्लिकेशन एंड द लास्ट फोर्थ इज़ बाइनरी डिवीजन। ये सब ऑपरेशन बाइनरी डिजिट्स पर परफॉर्म किए जाते हैं जिसमें सिर्फ 2 डिजिट यूज़ होती हैं, 0 और 1। क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस 2 होता है इसलिए इसमें सिर्फ 2 डिजिट ही पॉसिबल होती है। इसी वजह से बाइनरी अरिथमेटिक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कंप्यूटर सर्किट्स भी 0 और 1 की फॉर्म में ही डेटा को प्रोसेस करते हैं। अब हम बाइनरी अरिथमेटिक के सभी ऑपरेशंस को एक-एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं बाइनरी एडिशन को। तो आइए स्टार्ट करते हैं बाइनरी एडिशन से। अब हम बाइनरी एडिशन को समझते हैं। बाइनरी एडिशन का मतलब होता है बाइनरी नंबर्स यानी 0 और 1 को ऐड करना। जैसे डेसिमल सिस्टम में हम नंबर्स का एडिशन करते थे, बिल्कुल वैसे ही बाइनरी सिस्टम में भी एडिशन किया जाता है, बस यहाँ डिजिट्स सिर्फ 0 और 1 होती है। बाइनरी एडिशन को समझने के लिए सबसे पहले बेसिक रूल समझना ज़रूरी है। बाइनरी एडिशन के 4 सिंपल रूल्स होते हैं। अगर हमारे फर्स्ट नंबर मेरा 0 है और सेकंड नंबर भी हमारा 0 है, तो रिज़ल्ट भी हमारा 0 होगा। सेकंड रूल है हमारा कि अगर हमारी एक डिजिट 0 है और दूसरी 1 है, तो रिज़ल्ट हमारा 1 होगा। और हमारा थर्ड रूल ये है कि हमारी एक डिजिट 1 है एंड सेकंड डिजिट 0 है, ये सेकंड वाले रूल का ही वाइस वर्सा हो गया, तो इसका रिज़ल्ट भी 1 ही होगा। एंड हमारा फोर्थ रूल जो है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर हमारी फर्स्ट डिजिट 1 होगी एंड सेकंड डिजिट भी 1 होगी, तो इसका रिज़ल्ट तो वैसे 2 होता है, लेकिन 2 तो हमारा डेसिमल नंबर है और बाइनरी में हमारा सिर्फ 0 और 1 आता है। इसलिए हम 2 को पहले बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो बाइनरी में 2 का मतलब होता है 1 और 0, क्योंकि डिजिट 2 एग्ज़िस्ट ही नहीं करती बाइनरी में, इसलिए यहाँ रिज़ल्ट 1-0 लिखा जाता है। इसको हम 10 नहीं बोलते, इसको हम 1-0 प्रोनाउंस करते हैं। यहाँ 2 नहीं बोला जाता। इस 1-0 का मतलब होता है कि इसमें जो हमारा 0 है उसको हम रिज़ल्ट में नीचे लिख लेते हैं और 1 को हम कैरी के फॉर्म में नेक्स्ट पोजीशन में लिख देते हैं। यानी बाइनरी एडिशन में भी कैरी जनरेट हो सकता है, बिल्कुल डेसिमल एडिशन की तरह। अब एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर हमारे एग्जांपल में 101 और 011 दो नंबर दे रखे हैं। सबसे पहले नंबर को वर्टिकल फॉर्म में लिख लेते हैं।
तो बाइनरी एडिशन राइट साइड से स्टार्ट होता है। तो स्टेप 1 में हम सबसे राइट साइड से डिजिट्स ऐड करते हैं। तो हमारा सबसे राइट साइड से स्टार्ट होता है कि 1 + 1। तो रूल के अकॉर्डिंग हमारा 1 + 1 होता है 1 0। तो यहाँ हम 0 तो लिख लेंगे और 1 हम नेक्स्ट में कैरी ले लेंगे। अब नेक्स्ट कॉलम में आते हैं, यहाँ डिजिट्स है 0 + 1 और साथ में एक कैरी भी ऐड होगा जो हमारा प्रीवियस वाले में था। तो कैलकुलेशन हो जाएगी 0 + 1 + 1। तो 0 + 1 तो हमारा 1 होगा और 1 + 1 हमारा 1 0 हो जाएगा। इसलिए रिजल्ट में यहाँ पर नीचे फिर 0 लिखा आएगा और 1 जो है वो हमारा कैरी हो जाएगा, नेक्स्ट कॉलम में वो चला जाएगा। अब फिर से नेक्स्ट कॉलम में डिजिट्स है हमारी 1 + 0 और साथ में एक कैरी भी है। तो कैलकुलेशन हो जाएगी 1 + 0 + 1। 1 + 0 तो 1 होता है और 1 + 1 हमारा होता है 1 0। इसलिए यहाँ भी हम 0 रिजल्ट में लिख लेंगे और 1 को हम कैरी ले लेंगे नेक्स्ट कॉलम में। अब लास्ट में कैरी हमारा सिर्फ 1 बच गया है, तो उसे हम लेफ्ट साइड में लिख देंगे। तो हमारा फाइनल आंसर बन जाता है 1 0 0 यानी कि 101 और 011 को हम एडिशन के बाद हमारा आंसर आ जाता है 1 0 0। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा बाइनरी एडिशन करेक्ट है या नहीं। इसको चेक करने के लिए एक सिंपल तरीका होता है कि हम बाइनरी नंबर्स को डेसिमल में कन्वर्ट करके वेरीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हमें फर्स्ट बाइनरी नंबर यानी कि 101 को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो 101 की प्लेस वैल्यूज़ होती हैं 1 2 4। तो हमारा 1 कहाँ-कहाँ पर है? तो एक 4 पर है और एक 1 की साइड है। तो कैलकुलेशन होगी 4 + 1 यानी कि 5। यानी कि 101 जो हमारा बाइनरी नंबर है उसे हम डेसिमल में हमारा 5 होगा। अब सेकंड बाइनरी नंबर यानी कि 011 को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। इसकी प्लेस वैल्यू भी 1 2 4 होगी क्योंकि इसमें भी 3 नंबर्स ही हैं। अब हमें देखना है कि हमारा 1 कहाँ-कहाँ पर आ रहा है। तो एक जो हमारा 2 प्लेस वैल्यू है और एक जहाँ हमारी 1 प्लेस वैल्यू है, वहाँ ये 1 आ रहा है। तो हमें करना है 2 + 1 यानी कि 3 यानी कि 011 को हम अगर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा 3 आएगा। अब इन दोनों डेसिमल नंबर को ऐड करते हैं, अगर हमारा 5 + 3 को तो हमारा 8 आता है। अब जो हमारा बाइनरी एडिशन का रिजल्ट आया था वो हमारा आया था 1 0 0। अगर हम उसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं उसकी प्लेस वैल्यू क्या बनेगी। तो 1 0 0 की प्लेस वैल्यू बनेगी 1 2 4 8। तो हमें देखना है यहाँ पर हमारा 1 कहाँ पर आ रहा है। तो हमारा 1 हमारा सबसे लेफ्ट साइड में आ रहा है। सबसे लेफ्ट साइड वाली प्लेस वैल्यू है 8 और वही हमारा आंसर भी आया था कैलकुलेशन में जब हमने 1 0 0 को डेसिमल में कन्वर्ट करा था। अब हमें मिलता है 5 + 3 = 8 और बाइनरी एडिशन का रिजल्ट भी 8 ही आया। इससे क्लियर हो जाता है कि हमारा बाइनरी एडिशन बिल्कुल करेक्ट है। इस तरह हम बाइनरी एडिशन करते हैं और उसे डेसिमल कन्वर्जन की हेल्प से वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं बाइनरी सब्ट्रैक्शन की। अब हम बाइनरी सब्ट्रैक्शन को डिटेल में समझते हैं। बाइनरी सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है बाइनरी नंबर्स यानी कि 0 और 1 को सब्ट्रैक्ट करना। जैसे डेसिमल सिस्टम में हम नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, वैसे ही बाइनरी सिस्टम में भी सब्ट्रैक्शन किया जाता है। बस यहाँ सिर्फ 2 डिजिट्स होती हैं, 0 और 1। बाइनरी सब्ट्रैक्शन भी राइट साइड यानी कि लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से स्टार्ट होता है, बिल्कुल डेसिमल सब्ट्रैक्शन की तरह। बाइनरी सब्ट्रैक्शन को समझने के लिए सबसे पहले उसके बेसिक रूल समझने पड़ते हैं, तो आइए उन्हें समझते हैं। तो बाइनरी सब्ट्रैक्शन के बेसिक 4 रूल्स होते हैं, तो आइए उन्हें क्लियर करते हैं। तो रूल नंबर 1 होता है कि अगर हम 0 - 0 करेंगे तो हमारा रिजल्ट भी 0 आएगा, यानी कि अगर हम दोनों डिजिट्स 0 हैं तो रिजल्ट भी हमारा 0 होगा। रूल नंबर 2 है हमारा कि 1 - 0 = 1। इट मीन्स अगर हम 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिजल्ट हमारा 1 आएगा। थर्ड रूल है हमारा कि 1 - 1 = 0। अगर हमारी दोनों डिजिट सेम हैं तो रिजल्ट हमारा 0 होगा। रूल नंबर 1 में भी हमारी दोनों डिजिट सेम थी, 0 - 0, और थर्ड रूल में भी हमारी 1 - 1 दोनों डिजिट सेम है। तो अगर हमारी दोनों डिजिट सेम होती है तो हमारा रिजल्ट भी 0 ही आता है। रूल नंबर 4 है हमारा 0 - 1 और ये है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल। अगर हम 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिजल्ट हमारा आता है -1। लेकिन बाइनरी नंबर सिस्टम में नेगेटिव डिजिट यानी कि -1 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसलिए इस सिचुएशन में हम डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन पॉसिबल तो हो नहीं सकता। तो इसलिए यहाँ हम बोरो का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। तो बोरो का कॉन्सेप्ट क्या होता है? तो ये देखिए, जब 0 - 1 का केस आता है तब हम लेफ्ट साइड वाली पोजीशन से हम 1 बोरो करते हैं। बाइनरी सिस्टम का बेस 2 होता है, जैसे हमने पढ़ा था कि इसका बेस हमारा 2 होता है, इसलिए जब हम 1 बोरो लेते हैं तो उसकी वैल्यू 2 होती है। बाइनरी में हम 2 को 1 0 लिखते हैं क्योंकि 2 तो हमारा डेसिमल नंबर है, अब हमें उसे बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ता है तो 2 को हम 1 0 लिखा जाता है। इसलिए जब बोरो लिया जाता है तो करंट पोजीशन 1 0 बन जाती है और जहाँ से बोरो लिया था वहाँ की वैल्यू 1 कम हो जाती है। अब सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो 1 0 हमारी जो करंट पोजीशन थी, अब हमें उसमें से -1 करना है। तो 1 0 - 1 = 1, इसलिए रिजल्ट 1 आता है। यही बाइनरी सब्ट्रैक्शन में बोरो का कॉन्सेप्ट है। तो चलिए अब एक एग्जांपल से इस सब पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है हमारा 101 - 011।
सबसे पहले हम इन नंबर्स को वर्टिकल फॉर्म में लिख लेते हैं सब्ट्रैक्शन करने के लिए। सो बाइनरी सब्ट्रैक्शन राइट साइड से स्टार्ट होता है। तो राइट साइड के डिजिट जो है वो हमारी है 1 और 1। तो रूल के अकॉर्डिंग 1 माइनस 1 तो क्या होता है 0, तो रिजल्ट में हम नीचे लिख देंगे 0। अब नेक्स्ट कॉलम देखते हैं, तो नेक्स्ट कॉलम में डिजिट्स है 0 और नीचे 1। तो यहाँ प्रॉब्लम आती है क्योंकि 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट तो -1 आएगा, लेकिन बाइनरी सिस्टम में -1 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसलिए हम बोरो लेना पड़ेगा। तो यहाँ बोरो का वाला हमारा कॉन्सेप्ट लगेगा। सो लेफ्ट साइड में हमारा 1 है और जब हम बोरो लेते हैं तो लेफ्ट वाला जो है 1 से 0 हो जाएगा और करंट कॉलम 1 0 बन जाता है। अब सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो 1 0 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, इसलिए यहाँ पर रिजल्ट में 1 लिखेंगे। अब लास्ट कॉलम में आते हैं। सो ओरिजिनल नंबर में यहाँ 1 था, लेकिन हमने बोरो ले लिया था पहले, तो इसलिए अब यहाँ पर 0 बच गया। तो कैलकुलेशन हो जाती है 0 माइनस 0। तो जब हमारा सेम रहता है तो हम उसको 0 ही लिखते हैं, तो रिजल्ट यहाँ पर आएगा 0। तो फाइनल आंसर होगा हमारा 101 माइनस 011 का 010। ऐसे ही हम सेकंड एग्जांपल भी देखेंगे, यहाँ पर भी वही सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। यहाँ पर है हमारा एग्जांपल 1010 माइनस 0111। तो इसको भी हम वर्टिकल फॉर्म में लिख लेंगे, तो सब्ट्रैक्शन हमारी राइट साइड से स्टार्ट होगी। तो कॉलम में हमारे फर्स्ट कॉलम में राइट साइड वाले 01 लिखा है, तो 0 माइनस 1, तो यहाँ पर आएगा -1, जो कि बाइनरी में अलाउ नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम वही बोरो वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। तो बोरो लेने पर करंट पोजीशन हो जाएगी 10 और सब्ट्रैक्शन करेंगे उसके बाद, तो 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ नीचे रिजल्ट में लिखेंगे 1। नेक्स्ट कॉलम में हमारा 0 माइनस 1, फिर हमें यहाँ पर बोरो लेना पड़ेगा, बोरो लेने पर फिर यहाँ पर 1 0 माइनस 1 होगा, तो रिजल्ट में यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट कॉलम में हमारा 0 माइनस 1 है, फिर यहाँ पर हमें फिर से बोरो लेना पड़ेगा, फिर यहाँ पर हमारी करंट पोजीशन फिर से वही 1 0 हो जाएगी और फिर इसमें हमें -1 का सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर फिर हमारा 1 आ जाएगा रिजल्ट में। और लास्ट कॉलम में हमारा 0 होगा, क्योंकि हमने पहले बोरो ले लिया था, तो 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0, तो रिजल्ट यहाँ पर आ गया 0। तो 1010 माइनस 0111 का हमारा सब्ट्रैक्शन का आंसर होगा 0011। सो बाइनरी सब्ट्रैक्शन में बोरो तब यूज़ होता है जब 0 माइनस 1 का केस आता है, क्योंकि 0 माइनस 1 इज इक्वल टू -1 होता है और बाइनरी 1 बाइनरी सिस्टम में एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसलिए हमें लेफ्ट साइड से बोरो लेना पड़ता है, जिससे करंट पोजीशन हमारी 1 0 बन जाती है। 1 0 को हम 2 कहते हैं डेसिमल में, और फिर हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। 1 0 जो हमारी करंट पोजीशन बन जाती है उसमें से हम -1 करते हैं, तो 1 0 तो हमारा 2 होता है, तो वैसे ही अगर हम देखें तो 2 माइनस 1 तो 1 ही होता है, तो इसलिए 1 0 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। इस तरह बोरो का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है और उसकी हेल्प से हम बाइनरी सब्ट्रैक्शन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करेंगे बाइनरी मल्टीप्लिकेशन की, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब हम बाइनरी मल्टीप्लिकेशन को समझते हैं। सो बाइनरी मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट डेसिमल मल्टीप्लिकेशन जैसे ही होता है, बस डिफरेंस यही होता है कि बाइनरी सिस्टम में से 2 डिजिट यूज़ होती है, 0 और 1, इसलिए कैलकुलेशन थोड़ी इसमें सिंपल हो जाती है। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन को समझने के लिए सबसे पहले उसके बेसिक रूल समझते हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं रूल्स समझना। तो बाइनरी मल्टीप्लिकेशन को समझने के लिए उसके सबसे पहले हम रूल्स को क्लियर करते हैं। तो रूल नंबर 1 है हमारा कि 0 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। अगर हमारी दोनों डिजिट 0 हैं तो रिजल्ट भी हमारा 0 होगा। रूल नंबर 2 है हमारा 0 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। अगर 0 को हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट हमारा 0 आता है। रूल नंबर 3 है हमारा 1 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। अगर हम 1 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो भी हमारा रिजल्ट 0 ही आता है। रूल नंबर 4 है हमारा 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। अगर हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट हमारा 1 आता है। सो बाइनरी मल्टीप्लिकेशन में एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है कि अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरा रिजल्ट ही हमारा 0 हो जाता है, और अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर सेम का सेम लिख देते हैं। इसी वजह से बाइनरी मल्टीप्लिकेशन बहुत बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। अब एक एग्जांपल से इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। हमारा एग्जांपल है 101 इंटू 10। तो सबसे पहले हम नंबर को वर्टिकल फॉर्म में लिख लेते हैं। सो बाइनरी मल्टीप्लिकेशन भी राइट साइड से स्टार्ट होता है, बिल्कुल डेसिमल मल्टीप्लिकेशन की तरह। सो सबसे पहले हम राइट मोस्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ राइट मोस्ट डिजिट हमारी 0 है, तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 101 इंटू 0। तो जैसा हमने रूल के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था कि अगर हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट भी हमारा पूरा 0 हो जाता है। तो जैसे हम यहाँ पर 101 को 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर हमारा आ जाएगा इसमें 000। अब नेक्स्ट डिजिट पर आते हैं जो है हमारी 1। तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि ये डिजिट सेकंड पोजीशन पर है इसलिए रिजल्ट एक पोजीशन लेफ्ट शिफ्ट हो जाता है। इसका मतलब है एंड में एक ज़ीरो ऐड हो जाता है, क्योंकि हमें रिजल्ट से एक पोजीशन लेफ्ट शिफ्ट करना होता है। अब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो हमारी मल्टीप्लिकेशन होगी अब 101 इंटू 1। तो रूल के अकॉर्डिंग अगर नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर सेम का सेम आता है, तो रिजल्ट होगा हमारा 101 इंटू 1 का 101 ही होगा, क्योंकि हमने सेम ही लिखना है। लेकिन क्योंकि ये सेकंड पोजीशन पर है इसलिए हम इसमें लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे, तो इसलिए हमारा रिजल्ट बन जाएगा 1010। आंसर हमारा 101 ही है, लेकिन हमने वो 0 बस एक ऐड कर रखा था, क्योंकि हमें लेफ्ट साइड में मूव करना था हमारे नंबर को।
तो अब इसे हम लिखते हैं, तो हमारा 101 इंटू 10 की जो हमारी मल्टीप्लिकेशन आई थी, सबसे पहले हमने 0 से मल्टीप्लाई करा था, जिसमें हमने 000 हमारा आंसर आया था। सेकंड में हमने 101 को 1 से मल्टीप्लाई करा था, जिसमें हमारा आंसर आया था 101, और हमने उसको लेफ्ट मूव करा था उसकी पोजीशन को, और हमारी राइट साइड में हमने एक 0 ऐड कर दिया था। अब हमें इन दोनों जो रिजल्ट आए हैं हमारे, इन दोनों को हमें ऐड करना है, यानी कि जो हमारा 000 आंसर आया और 1010 आंसर आया, इन दोनों को हमें ऐड करना है। तो हमारा फाइनल जो आंसर आएगा वो भी हमारा आएगा 1010। सो बाइनरी मल्टीप्लिकेशन में एक शॉर्टकट भी हम समझ सकते हैं कि अगर किसी बाइनरी नंबर को हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसका मतलब होता है कि हम नंबर को एक पोजीशन लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम डेसिमल में 10 से मल्टीप्लाई करने पर नंबर के एंड में 0 ऐड हो जाता है। सो इस तरह बाइनरी मल्टीप्लिकेशन में हम बेसिक रूल्स और शिफ्टिंग कॉन्सेप्ट का यूज़ करके इजीली मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये अब हम बात करते हैं बाइनरी डिवीजन की। सो अब हम बाइनरी डिवीजन को समझते हैं। सो बाइनरी डिवीजन का कॉन्सेप्ट डेसिमल डिवीजन जैसे ही होता है, जैसे अभी तक हम पढ़ते आए हैं कि सबका जो डेसिमल डिवीजन जैसे कॉन्सेप्ट है, वो सब में जैसे एक ही डिफरेंस है कि सब में बाइनरी सिस्टम वाली सिर्फ दो डिजिट यूज़ होती है, 0 और 1। तो बाइनरी डिवीजन में हम लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ करते हैं। इसमें हम चेक करते हैं कि डिविज़र डिविडेंड में डिवाइड हो सकता है या फिर नहीं। अगर डिवाइड हो जाता है तो क्वोशिएंट में हम 1 लिखते हैं, और अगर डिवाइड नहीं होता है तो क्वोशिएंट में हम 0 लिखते हैं। उसके बाद डिविज़र को मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्शन करते हैं, फिर नेक्स्ट डिजिट नीचे ब्रिंग डाउन करते हैं। एग्ज़ाम्पल के साथ क्लियर करते हैं इस पूरे कॉन्सेप्ट को। जैसे हमने एग्ज़ाम्पल लिया है, नीचे 1010 को डिवाइड करा है हमने 10 से। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि हमारा जो 10 है, वो हमारे 10 से डायरेक्ट डिवाइड होता है, इसलिए हम क्वोशिएंट में 1 लिख देंगे। उसके बाद हम फिर सब्ट्रैक्शन करते हैं और नेक्स्ट डिजिट नीचे लाते हैं। अगर डिवीज़र नंबर में फिट नहीं होता है तो क्वोशिएंट में 0 लिखते हैं। इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए लास्ट तक हमें सॉल्व करते रहना है। फाइनली हमें क्वोशिएंट में 101 मिलेगा और रिमाइंडर भी हमारा 0 आ जाएगा। सो इस तरह बाइनरी डिवीजन में भी ये सेम लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस यूज़ होता है। बस डिफरेंस ये है कि यहाँ सिर्फ 2 डिजिट यूज़ होती हैं, 0 और 1, जिसकी वजह से कैलकुलेशन और भी ज़्यादा सिंपल हो जाती है। तो ये देखे थे हमने बाइनरी अरिथमेटिक के सारी ऑपरेशंस। सो अब हम वंस कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट समझते हैं। सो वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है बाइनरी नंबर के हर बिट को चेंज करना, यानी जितने भी जीरो हैं उन्हें 1 बना देना, और जितने भी 1 हैं उन्हें 0 बना देना। सिंपल वर्ड्स में बोले तो 0 का 1 एंड 1 का 0, इसी प्रोसेस को हम वंस कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। रूल बहुत इसमें सिंपल होता है, 0 बिकम्स 1 एंड 1 बिकम्स 0, बस हमें हर बिट को उल्टा करना होता है, वाइस वर्सा करना होता है। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। सो हमारा बाइनरी नंबर है 1010। अब हमें इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो हमारी फर्स्ट बिट है 1, उसका हम कर देंगे उल्टा, तो हमारा 0 हो जाएगा। सेकंड हमारी 0, वो हो जाएगा 1। थर्ड बिट है हमारी 1, वो उसका उल्टा हो जाएगा 0, एंड फोर्थ बिट है हमारी 0, वो हो जाएगा 1। अब सबको हम एक साथ लिख देंगे, तो हमारा हो जाएगा 0101। तो हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1010 इज 0101। ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। इसमें हमारे एग्जाम्पल नंबर 2 में हमारी बाइनरी नंबर डिजिट है 110001। अब हमें बिट्स को बस चेंज करना है। 1 हमारा 0 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट वाला 1 भी हमारा 0 हो जाएगा, और जो हमारे इसमें डबल 0 है वो हमारे डबल 1 हो जाएँगे, और जो लास्ट वाला 1 है वो हमारा 0 हो जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट आएगा हमारा 001110। तो वन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ 110001 इज़ 00110। यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखनी है आपको कि वंस कॉम्प्लीमेंट में सिर्फ बिट्स को फ्लिप करते हैं, इसमें कोई एडिशन या कैरी नहीं होता है, इसलिए कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा ईज़ी और फास्ट होता है। वंस कॉम्प्लीमेंट का यूज़ होता है बाइनरी सब्ट्रैक्शन में और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक के कुछ कॉन्सेप्ट्स में। सो इस तरह वंस कॉम्प्लीमेंट में हम सिर्फ बिट को इन्वर्ट करके नया नंबर बनाते हैं, जो कि बाइनरी कैलकुलेशन और डिजिटल सिस्टम में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं टूज़ कॉम्प्लीमेंट की। अब हम टूज़ कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट समझते हैं, जो कि बाइनरी सिस्टम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो टूज़ कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमें 2 सिंपल स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो टूज़ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ बाइनरी नंबर निकालने के लिए स्टेप नंबर 1 में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम वन्स कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, मतलब 0 को 1 और 1 को 0 कर देते हैं। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करते हैं, जो हमारे रिजल्ट आया है वन्स कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद, उसमें हम +1 ऐड कर देते हैं। इसलिए शॉर्ट में रूल याद रखो कि टूज़ कॉम्प्लीमेंट का रूल क्या हुआ, पहले हमें वन्स कॉम्प्लीमेंट निकालना है, वन्स कॉम्प्लीमेंट का जो रिजल्ट आता है उसमें बस हमें +1 कर देना है। एग्जाम्पल के साथ आइए इसको क्लियर करते हैं। तो बाइनरी नंबर है हमारा 1010। तो स्टेप नंबर 1 में हमें क्या करना होता था कि वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना होता था। तो वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1010 क्या होगा, इसका बस हमें उल्टा करना है, तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 0101। अब नेक्स्ट स्टेप था हमारा स्टेप नंबर 2 में कि हमें जो हमारा रिजल्ट आया है वंस कॉम्प्लीमेंट में, उसमें हमें +1 ऐड कर देना है, और बाइनरी में हम 1 को 0001 कहते हैं। तो हमें क्या करना है, हमारा जो रिजल्ट आया था वंस कॉम्प्लीमेंट का, वो था हमारा 0101, एंड 1 को हम बाइनरी में 0001 कहते हैं। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा टूज़ कॉम्प्लीमेंट का 0110। ऐसे ही हम एग्जाम्पल नंबर 2 भी देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 भी यही स्टेप फॉलो करेगा।
यहाँ बाइनरी नंबर है वो 1100, तो इसका सबसे पहले हमें वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है, जो हमारा आएगा 0011। अब हमें इसमें +1 ऐड कर देना है, और 1 को हम जैसे बाइनरी में 0001 कहते हैं, तो हमें 0011 वाले रिजल्ट जो वंस कॉम्प्लीमेंट में आया था हमारा, उसमें हमें +1 ऐड कर देना है, यानी कि 0001 को। तो हमारा इसमें फाइनल आंसर आ जाएगा 0100। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बिट्स को उसमें फ्लिप करते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट करके, उसके बाद हमें सिर्फ उसमें 1 ऐड करना होता है, और 1 को हम बाइनरी में 0001 कहते हैं। एडिशन में बाइनरी एडिशन रूल्स फॉलो होता है। सो इसका टूज़ कॉम्प्लीमेंट का यूज़ क्या होता है? सो इसका यूज़ बाइनरी सब्ट्रैक्शन में यूज़ होता है, और साइंड नंबर्स यानी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव को रिप्रेजेंट करने में भी यूज़ होता है। सो इस तरह टूज़ कॉम्प्लीमेंट एक सिंपल 2 स्टेप प्रोसेस है। पहले बिट्स इन्वर्ट करो, फिर 1 ऐड करो, और इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम बाइनरी सिस्टम में सब्ट्रैक्शन और नेगेटिव नंबर्स ईज़िली हैंडल कर सकते हैं। तो ये था हमारा पूरा कॉन्सेप्ट वंस एंड टूज़ कॉम्प्लीमेंट का। तो आइए अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कोड की। अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नेम है कॉन्सेप्ट ऑफ कोड। सबसे पहले समझते हैं कि कोड क्या होता है। तो कोड एक सिस्टम होता है जिसके थ्रू हम नंबर्स, लेटर्स या सिंबल्स को बाइनरी डिजिट्स की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी 0 और 1 की फॉर्म में। जैसे हमने पहले पढ़ा था ना कि कंप्यूटर और डिजिटल सर्किट्स डायरेक्टली नंबर्स या लेटर्स को नहीं समझते हैं, वो सिर्फ बाइनरी सिग्नल्स यानी 0 और 1 को समझते हैं। इसीलिए अगर हमें किसी भी नंबर्स या लेटर्स या सिंबल्स को कंप्यूटर में स्टोर या प्रोसेस करना है, तो उसे हमें बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। इसी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन को हम कोड कहते हैं। दूसरे वर्ड में बोले तो कोड एक मेथड है जिसे इन्फॉर्मेशन को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करके डिजिटल सिस्टम को समझाया जाता है। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर्स में कोड का यूज़ इसलिए होता है ताकि डेटा को इजीली रिप्रेजेंट, स्टोर और प्रोसेस किया जा सके। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कई टाइप्स के कोड यूज़ किए जाते हैं, जैसे बीसीडी कोड, ग्रे कोड, स्काई कोड और एक्सेस 3 कोड्स। इन सब कोड्स का पर्पस अलग होता है, लेकिन इन सब का बेसिक आइडिया सेम है, इन्फॉर्मेशन को बाइनरी डिजिट्स यानी कि 0 और 1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कोड्स की, यानी कि वेटेड कोड और नॉन वेटेड कोड्स की। तो ये स्टार्ट करते हैं वेटेड कोड से। सो अब हम वेटेड कोड का कॉन्सेप्ट समझते हैं। सो वेटेड कोड एक ऐसा बाइनरी कोड होता है जिसमें हर बिट की पोजीशन की एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, जिसे हम वेट बोलते हैं। सिंपल वर्ड्स में समझें तो हर पोजीशन की अपनी खुद की वैल्यू होती है, और जहाँ जहाँ हमारा 1 होता है उनका हम वेट ऐड करके फाइनल वैल्यूज निकालते हैं। तो यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है एक एग्जांपल, 8421 बीसीडी कोड। तो यहाँ 8421 का मतलब होता है पोजीशन के वेट्स, यानी कि पोजीशन के वेट्स क्या है। एंड बीसीडी का फुल फॉर्म होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल। तो इसमें हम डेसिमल नंबर्स 0 से 9 तक को 4 बिट बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और हर बिट की पोजीशन का एक फिक्स्ड वेट होता है। इसी बेसिस पर वैल्यू कैलकुलेट होती है। तो अब एक एग्जांपल के साथ इसको क्लियर समझते हैं। तो हमारा नंबर दिया हुआ है 1001, तो इसको हम एक फॉर्म में लिख लेते हैं 1001 को, और इसके साथ में हम वेट लिखते हैं। वेट अभी हम पढ़ रहे हैं 8421 वाला, तो उसी के साइड में हम 8421 लिख लेते हैं। अब हम इन दोनों को पोजीशन वाइज मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे? जैसे कि 1 की साइड लिखा 8, तो 1 इंटू एट इज इक्वल टू 8। एंड ऑब्वियसली जहाँ जहाँ जीरो लिखा है वहाँ तो जीरो ही आएगा। जैसे कि 0 इंटू फोर इज इक्वल टू जीरो, 0 इंटू टू इज इक्वल टू जीरो, एंड लास्ट हमारा जो है 1 इंटू वन, वहाँ हमारा 1 आएगा। तो अब जो हमारे रिजल्ट आए हैं इन सबको हमें ऐड करना है। अब जो हमारा रिजल्ट आया है उन सबको हमें ऐड करना है। जैसे हमारे फर्स्ट वाले का 8 आया था और लास्ट वाले का 1 आया था, बाकी तो हमारे 0 0 थे। तो हमारा रिजल्ट जो हमारे आए थे वो थे 8001। अब हमें इन्हें ऐड करना है। तो 8 प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस वन इज इक्वल टू 9। तो इसीलिए 1001 इज इक्वल टू 9, और यही इसका वेटेड कोड है। अब साइड वाली हम टेबल समझते हैं। सो टेबल में डिफरेंट वेटेड कोड्स दिए गए हैं। 8421 जिसे हम बीसीडी कहते हैं, बाइनरी कोडेड डेसिमल। एंड दूसरा है हमारा 5421, एंड थर्ड है हमारा 2421। सो यहाँ सेम डेसिमल नंबर को डिफरेंट वेटेड सिस्टम में दिखाया गया है। एग्जांपल देखिए, जैसे कि यहाँ पर डेसिमल नंबर हम 5 वाला देखते हैं। जैसे डेसिमल नंबर 5 में हमारे बाइनरी की वैल्यू आई थी 8421 में 0101, और वैसे ही हमारी 5421 में डेसिमल 5 की वैल्यू आई 1000, और वही डेसिमल 5 की वैल्यू हमारी 2421 में 1011 आई। मतलब नंबर सेम है, लेकिन वेट्स चेंज होने से बाइनरी रिप्रेजेंटेशन भी चेंज हो जाती है। इसमें क्या होता है, इसमें हर बिट का एक फिक्स्ड वेट होता है, और हम क्या करते हैं उसे पोजीशन वाइज मल्टीप्लाई करके वैल्यूज निकालते हैं, फिर उन्हें ऐड करके उसका फाइनल आंसर हमें मिल जाता है। तो इस तरह वेटेड कोड में हम बाइनरी वैल्यू को उसके वेट्स के साथ मल्टीप्लाई करके उन्हें ऐड करते हैं, और इससे हम फाइनल डेसिमल वैल्यू हमें मिल जाती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं नॉन वेटेड कोड की। अब हम नॉन वेटेड कोड का कॉन्सेप्ट समझते हैं। नॉन वेटेड कोड एक ऐसा बाइनरी कोड होता है जिसमें बिट्स पोजीशन की कोई फिक्स वैल्यू या वेट नहीं होता। मतलब हर पोजीशन की कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती, और हम इसमें वेट्स को ऐड करके वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, इसलिए इसे नॉन वेटेड कोड कहा जाता है।
एग्जांपल के साथ समझते हैं, जैसे कि नॉन वेटेड कोड के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल ये लिखे हुए हैं कि ग्रे कोड, एक्सेस 3 कोड और स्काई कोड। अब इन्हें थोड़ा हम शॉर्ट में समझ लेते हैं। सो ग्रे कोड में क्या होता है, ग्रे कोड में कॉन्टिन्यूस नंबर के बीच सिर्फ 1 बिट का चेंज होता है। इसका यूज़ एरर्स कम करने के लिए होता है, स्पेशली डिजिटल सिस्टम्स में। और इम्पोर्टेंट बात, ग्रे कोड में पोजिशनल वेट्स यूज़ नहीं होते। अब बात करते हैं एक्सेस 3 कोड की। तो एक्सेस 3 कोड में हर डेसिमल नंबर में 3 ऐड करके बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि अगर हमारा डेसिमल नंबर 2 है तो सबसे पहले हम उसमें 3 ऐड कर देंगे, यानी कि 2 + 3 = 5। और जो हमारा 5 आया, अब उसे हम करेंगे बाइनरी में कन्वर्ट। तो जैसे हमारा 5 बाइनरी में होता है 0101, इसलिए इसे हम बायस्ड कोड भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्काई कोड। स्काई का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसका यूज जो होता है वो कैरेक्टर्स के लिए किया जाता है। इट मीन्स लेटर्स, नंबर्स और सिंबल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। एग्जाम्पल देखते हैं कि जैसे ए हो गया, बी, वन, @ इसमें हर लेटर, हर नंबर और हर सिंबल का एक बाइनरी कोड होता है स्काई में। तो नीचे एक हमारे एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि ग्रे कोड पोजिशनल वेट यूज नहीं करता, इसलिए ये एक नॉन वेटेड कोड होता है। सो नॉन वेटेड कोड में क्या होता है, इसमें फिक्स्ड वेट नहीं होते, वैल्यूज फाइंड करने के लिए कोई सिंपल एडिशन मेथड यूज नहीं होता, और हर कोड का अपना अलग अलग लॉजिक होता है। सो इस तरह नॉन वेटेड कोड में बिट पोजीशन की कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती, और इन्हें यूज़ करने के लिए हमें अलग अलग रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे ग्रे कोड, एक्सेस 3 कोड और स्काई कोड। तो ये था हमारा पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ कोड, जिसमें हमने नॉन वेटेड कोड और वेटेड कोड दोनों पढ़े अच्छे से। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। अब हम डेसिमल टू बीसीडी और एक्सेस 3 कन्वर्जन टेबल को समझते हैं। सो इस टेबल में तीन चीज़ें दिखाई गई हैं, डेसिमल नंबर और फिर उसका बीसीडी 8421 फॉर्म और उसका एक्सेस 3 यानी कि XS3 फॉर्म। सो बीसीडी 8421 कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने आपको बताया था कि बीसीडी में हर डेसिमल डिजिट को डायरेक्ट 4 बिट बाइनरी में लिखते हैं, और इसमें जो हमारे वेट होते हैं वो होते हैं हमारे 8421। ऐसे ही मैंने आपको एक्सेस 3 का भी थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट समझाया था। उसमें मैंने आपको बता दिया कि एक्सेस 3 में हम पहले डेसिमल नंबर में 3 ऐड करते हैं, फिर उसका हम बाइनरी निकालते हैं, इसलिए इसे हम बायस्ड कोड भी बोलते हैं। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे डेसिमल नंबर 2 जो है हमारा, वहाँ पर जो हमारी बीसीडी की वैल्यू आई है वो आई है हमारी 0010। और अगर उसी को हम एक्सेस 3 में देखें तो सबसे पहले हम 2 जो हमारे डेसिमल नंबर है उसमें हम प्लस करेंगे 3, तो हमारा वैल्यू आई 5। अब 5 को हम जब बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो 5 हमारा बाइनरी में आता है 0101, इसलिए हमारे एक्सेस 3 में 2 की वैल्यू में लिखा हुआ है 0101। ऐसे ही एग्जांपल 2 देखते हैं, जैसे हम देखते हैं डेसिमल नंबर हमारा 5 वाला, जहाँ बीसीडी की वैल्यू लिखी हुई है 0101। ऐसे ही एक्सेस 3 में हम क्या करेंगे, 5 में पहले प्लस करेंगे 3, जो हमारा 8 हो जाएगा, और 8 को बाइनरी में बोलते हैं 1000। तो 5 को हम एक्सेस 3 में लिखते हैं 1000। तो बीसीडी में तो क्या करते हैं, हम डायरेक्ट बाइनरी लिख लेते हैं। एक्सेस 3 में पहले +3 करते हैं, फिर उसको बाइनरी लिखा जाता है। तो इस तरह बीसीडी और एक्सेस 3 में मेन डिफरेंस ये है कि बीसीडी डायरेक्ट कन्वर्जन करता है, जबकि एक्सेस 3 में हम पहले 3 ऐड करके फिर उसका कन्वर्जन करता है। तो यही है दोनों के बीच में डिफरेंस, और यही इनका कन्वर्जन टेबल है। अगर आपको अभी भी थोड़ी-सी भी कन्फ्यूज़न है कि डेसिमल से एक्सेस 3 कन्वर्जन कैसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ मैंने आपके लिए 2 एग्ज़ाम्पल सॉल्व किए हैं। आप इन एग्ज़ाम्पल को ध्यान से देखकर अपना कॉन्सेप्ट ईज़िली क्लियर कर सकते हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक टॉपिक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस डेसिमल टू एक्सेस 3 कन्वर्जन पर आते हैं। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो आपको इसी प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप फॉर्म में सॉल्व करना होगा, जैसे यहाँ दिखाया गया है प्रोसेस। और जनरली एग्ज़ाम में ऐसे ही कन्वर्जन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इन एग्ज़ाम्पल को प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अब हम ग्रे कोड समझते हैं। सो ग्रे कोड एक नॉन वेटेड बाइनरी कोड होता है, जिसमें सिर्फ एक बिट चेंज होता है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच में। इसका यूज़ मेनली एरर्स को कम करने के लिए यूज़ होता है। सो अब हम इसमें देखते हैं बाइनरी को हम ग्रे कोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए मेनली 2 रूल याद रखने पड़ते हैं हमें। सबसे पहला रूल है हमारा कि पहली बिट जो होती है वो हमारी सेम रहेगी, और सेकंड रूल ये है जो हमारी बाकी बिट्स के लिए, यानी कि आने वाली, क्योंकि पहली बिट सेम रहेगी उसके बाद की बिट्स के लिए वो रूल होता है। यानी कि उसमें जो हमारा फॉर्मूला लगता है वो लगता है कि हमारी जो प्रीवियस बिट है, यानी कि पहले वाली बिट प्लस जो अभी करंट बिट है, इन दोनों के बीच में हमें एक्सओर परफॉर्म करना होता है। एक्सओर ऑपरेशन क्या होती है ये मैं अभी आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा। अभी के लिए आप एक्सओर में इतना याद रखो कि अगर हमारा इनपुट 00 या फिर 11 है तो हमारा आउटपुट 0 आएगा। और अगर हमारी बिट्स दोनों डिफरेंट है, यानी कि हमारे दोनों इनपुट डिफरेंट है, यानी कि 01 और 10, तो हमारा आउटपुट 1 आएगा। अभी के लिए आप बस इतना याद रखो एक्सओर में। तो अब हम देखते हैं बाइनरी को हम ग्रे कोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सो हमारा बाइनरी नंबर दिया हुआ है 100110। सो स्टेप 1 क्या था हमारा, सबसे पहला रूल जो हम फॉलो करते हैं कि हमारी पहली बिट तो हम सेम लिखेंगे, यानी कि 1 तो हमारा सेम रहेगा। अब स्टेप नंबर 2 यानी कि रूल नंबर 2 हमारा क्या था कि हम उसके बाद हम जो बाकी बची हुई बिट्स हैं उसके लिए हम एक्सओर परफॉर्म करते हैं, यानी कि हमारी आने वाली बिट्स के लिए। तो अब हम एक्सओर परफॉर्म करेंगे।
सो हमारी अभी प्रीवियस बिट कौन सी थी, वो थी 1 और हमारी करंट बिट है 0। तो ऐसे हम करके एक्सओर परफॉर्म करते रहेंगे। तो 1 एक्सओर 0 इज इक्वल टू 1, क्योंकि दोनों बिट्स डिफरेंट है तो हमारा आउटपुट भी 1 आएगा। अब नेक्स्ट हमारी अब करंट बिट हो गई है 0 और हमारी प्रीवियस बिट भी 0 थी। तो 0 एक्सओर 0, तो जो हमने डिस्कस करा था एक्सओर में कि हमारी अगर दोनों वैल्यूज सेम है, यानी कि दोनों बिट सेम है, तो हमारा आउटपुट भी 0 आता है। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, एक्सओर परफॉर्म करते जाना है प्रीवियस और करंट बिट्स में। तो हमारी 0 एक्सओर 0 भी हमारा 0 आया। उसके बाद 0 एक्सओर 1 1 आएगा, 1 एक्सओर 1 0, 1 एक्सओर 0 1। सो हमारा फाइनल ग्रे कोड जो आएगा वो आएगा 110101। अब हम इसका रिवर्स देखते हैं, यानी कि ग्रे से बाइनरी कैसे बनाते हैं। सो ग्रे कोड हमारा जो आया था वो आया था 110101। अब हम इसी को ही बाइनरी कोड में कन्वर्ट करते हैं, ताकि हमें आइडिया मिल जाए कि हमारा हमने सही सॉल्व करा है, सही कन्वर्जन करा है या नहीं करा। तो रूल तो हमारे वही सेम रहेंगे कि हमारा पहला बिट हमारी सेम रहेगी, पहली बिट इसकी सेम रहेगी। तो इसमें हमारा सेकंड रूल हमारा थोड़ा चेंज होता है। इसमें क्या होता है, बाकी जो हमारी बची हुई बिट्स है, पहली बिट तो हमारी सेम रहेगी, जो बाकी बची हुई बिट्स है उसमें क्या करते हैं हम, प्रीवियस वाली बाइनरी बिट को हम एक्सओर परफॉर्म करते हैं करंट वाली ग्रे बिट से। एग्जाम्पल से इसको हम पूरा समझते हैं। जैसे हमारा पहला स्टेप में क्या था, पहली बिट तो हमारी सेम रहेगी, 1 था हमारा ग्रे कोड में, वो तो हमारा 1 ही रहेगा। तो हमारी बाइनरी में प्रीवियस बिट क्या थी, बाइनरी में हमारी प्रीवियस बिट थी 1, और अभी ग्रे कोड में करंट बिट क्या है 1। तो 1 एक्सओर 1 इज इक्वल टू 0। तो समझ पा रहे हो, अब ऐसे ही सॉल्व करना है इसको। तो 1 एक्सओर 1 इज इक्वल टू 0, ऐसे ही आगे वाले सॉल्व करते हैं। 0 एक्सओर 0 इज इक्वल टू 0, 0 एक्सओर 1 इज इक्वल टू 1, 1 एक्सओर 0 इज इक्वल टू 1 एंड 1 एक्सओर 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमने इसको पूरा सॉल्व कर लिया। तो हमारा फाइनल बाइनरी आ गया 1000110, जो हमारा पहले ओरिजिनल वाला है था। तो इसका मतलब ये था कि हमारा जो रिजल्ट आया वो एकदम एक्यूरेट है, और हमारा जो ओरिजिनल वाला बाइनरी नंबर था पहले जो हमने स्टार्ट करा था, वो एकदम सही है। तो अभी के लिए आप बस इतना याद रखें कि एक्सओर रूल क्या होता है कि अगर हमारी बिट सेम है तो हमारा आउटपुट 0 आएगा, और अगर हमारी बिट डिफरेंस है तो हमारा आउटपुट 1 आएगा। सो इस तरह ग्रे कोड में कन्वर्जन के लिए हम एक्सओर ऑपरेशन का यूज़ करते हैं, जिससे सिर्फ एक बिट चेंज होता है और एरर्स हमारे कम होते हैं। अब हम कॉन्सेप्ट ऑफ पैरिटी समझते हैं। पैरिटी एक मेथड है जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होता है एरर डिटेक्ट करने के लिए जब डेटा ट्रांसमिशन होता है। पैरिटी मेथड में हम डेटा के साथ एक एक्स्ट्रा बिट ऐड कर देते हैं। इस एक्स्ट्रा बिट को ही हम पैरिटी बिट बोलते हैं। ये पैरिटी बिट हेल्प करता है चेक करने में कि डेटा करेक्ट है या नहीं, यानी कि यही एरर डिटेक्ट करता है। अब पैरिटी बिट्स 2 टाइप्स की होती हैं, इवन पैरिटी और ऑड पैरिटी। इवन पैरिटी में क्या होता है, जो हमारे टोटल नंबर ऑफ वन्स हैं वो इवन होने चाहिए, और ऑड पैरिटी में हमारे टोटल नंबर ऑफ वन्स ऑड होने चाहिए। इस तरह पैरिटी मेथड का यूज़ करके हम डेटा ट्रांसमिशन के एरर्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए एक-एक करके हम इवन पैरिटी और ऑड पैरिटी को थोड़ा एक्सप्लेन करके समझते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इवन पैरिटी से। अब हम इवन पैरिटी और ऑड पैरिटी को एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इवन पैरिटी की। इवन पैरिटी में रूल होता है कि हमारे जो टोटल नंबर ऑफ वन्स हैं, पैरिटी बिट के साथ वो हमारे इवन होने चाहिए। एग्जांपल के साथ समझते हैं इसको कि हमें जैसे डेटा दिया हुआ है 1011, तो इसमें हमारे टोटल नंबर ऑफ वन्स हैं वो हमारे 3 हैं, जो कि ये ऑड है। तो अब हमें इसे इवन बनाना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, एक पैरिटी बिट ऐड कर देंगे। तो जो हमारा न्यू डेटा बनेगा वो बनेगा हमारा 10111। पहले हमारा डेटा था 1011, और हमने जब इसमें एक पैरिटी बिट ऐड करी तो हमारा न्यू डेटा बन गया 10111, और अब इसमें नंबर ऑफ वन्स हमारे 4 है, जो हमारा इवन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑड पैरिटी की। इसमें रूल होता है कि हमारे जो टोटल नंबर ऑफ वन्स हैं वो पैरिटी बिट के साथ वो हमारे ऑड होने चाहिए। एग्जांपल देखते हैं। तो जैसे हमारा डेटा है 1011, तो इसमें हमारे नंबर ऑफ वन्स हैं 3, जो कि ऑलरेडी ऑड है। इसलिए यहाँ पे हमारी पैरिटी बिट 0 रहेगी, और न्यू डेटा जो हमारा बनेगा वो हमारा बनेगा 10110, जो कि इसमें टोटल नंबर ऑफ वन्स हमारे 3 ही थे, यानी कि वो ऑड ही था। और अगर इसमें भी हमारे टोटल नंबर ऑफ वन्स इवन होते तो इसमें भी हमें एक पैरिटी बिट ऐड करनी पड़ती, जिससे हमारे टोटल नंबर ऑफ वन्स हमारे ऑड हो जाते। इस तरह इवन पैरिटी और ऑड पैरिटी में हम पैरिटी बिट ऐड करके डेटा को एरर डिटेक्शन के लिए रेडी करते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं सिंगल पैरिटी और डबल पैरिटी की। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं सिंगल पैरिटी। सिंगल पैरिटी का सिंपल सा मतलब होता है डेटा के साथ सिर्फ एक एक्स्ट्रा बिट ऐड की जाती है, जिसे हम पैरिटी बिट बोलते हैं। इस सिंगल पैरिटी का मेन काम क्या होता है? इसका मेन काम ये होता है एरर डिटेक्ट करना, लेकिन ध्यान रहे ये सिर्फ सिंगल बिट एरर ही डिटेक्ट कर सकता है। अब एग्जांपल के साथ क्लियरली इसको समझते हैं। तो हम इवन पैरिटी का एग्जांपल लेंगे। मान लो हमारे पास डेटा है 1011। तो स्टेप 1 क्या होता है कि हमें सबसे पहले काउंट करने पड़ते हैं नंबर ऑफ वन्स। तो 1011 में हमारे नंबर ऑफ वन्स हैं 3, और 3 क्या है, वो है हमारा ऑड नंबर।
और इवन पैरिटी का रूल क्या होता है? इवन पैरिटी में कंडीशन क्या होती है? इवन पैरिटी में कंडीशन होती है कि जो हमारे टोटल नंबर ऑफ वन्स हैं वो हमारे इवन होने चाहिए। लेकिन अभी क्या है, अभी तो हमारा 1011 में 3 आए थे और 3 हमारा ऑड है, तो हमें एक एक्स्ट्रा बिट ऐड करनी पड़ेगी ताकि टोटल नंबर ऑफ वन्स हमारे इवन हो जाए। इसलिए हम इसमें एक पैरिटी बिट ऐड करेंगे, तो हमारा जो फाइनल डेटा सेंड होगा रिसीवर को, वो ओरिजिनल डेटा हमारा पहले क्या था 1011, हमने एक पैरिटी बिट ऐड की यानी कि 1 ऐड किया, तो हमारा फाइनल डेटा बन गया 10111। तो रिसीवर साइड क्या होगा? तो रिसीवर अब क्या करेगा? रिसीवर फिर से वो नंबर वन्स को काउंट करेगा। यानी कि 10111 जो डेटा सेंड हुआ था उसमें वो चेक करेगा टोटल नंबर ऑफ वन्स कितने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वन्स तो हमारे 4 हैं और 4 क्या है? इवन। तो मतलब डेटा हमारा करेक्ट है, कोई एरर नहीं है। अब एक एरर केस ले लेते हैं इसमें। मान लो ट्रांसमिशन में एरर आ गया, जब हम भेज रहे थे उसमें ट्रांसमिशन में एरर आ गया और रिसीवर को डेटा मिला 10011। अब काउंट करो वन्स कितने हैं? अब तुम्हारे टोटल नंबर ऑफ वन्स है इसमें 3 और 3 हमारा है ऑड, जबकि हमने भेजा गया था इवन। तो इसका मतलब क्या? एरर यहाँ पर डिटेक्ट हो गया। सो सिंगल पैरिटी की एक लिमिटेशन है कि अगर एक से ज़्यादा बिट्स चेंज हो जाए, यानी कि 2 बिट चेंज हो जाएँ, 4 बिट चेंज हो जाएँ या इससे भी ज़्यादा, तो ये सिस्टम एरर डिटेक्ट ही नहीं कर पाता। ये सिर्फ़ सिंगल बिट एरर ही डिटेक्ट कर पाता है। तो सिंपल सा शॉर्ट रिकैप ले लेते हैं इस पेज का। तो सिंगल पैरिटी में क्या होता है, 1 एक्स्ट्रा बिट ऐड हो जाती है। इसमें क्या होता है, इवन पैरिटी और ऑड पैरिटी के रूल लगते हैं वही वाले कि टोटल नंबर ऑफ वन्स हमारे इवन होने चाहिए इवन पैरिटी में, और ऑड पैरिटी का रूल क्या होता है कि टोटल नंबर वन्स हमारे ऑड होने चाहिए। और सिंगल पैरिटी होता है वो सिर्फ सिंगल बिट एरर ही डिटेक्ट कर सकता है, मल्टीपल बिट एरर डिटेक्ट नहीं कर पाता। तो चलिए अब हम बात करते हैं डबल पैरिटी की। अब हम बात करते हैं डबल पैरिटी की। तो डबल पैरिटी का मतलब होता है डेटा को 2 डायरेक्शंस में चेक करना। कौन-कौन सी डायरेक्शंस? फर्स्ट इज़ रो वाइज़ हॉरिज़ॉन्टल, सेकंड इज़ कॉलम वाइज़ वर्टिकल। इसीलिए इसे हम 2 डायमेंशनल पैरिटी भी बोलते हैं। तो सिंगल पैरिटी में क्या होता था? सिंगल पैरिटी में होता था सिर्फ़ एक पैरिटी बिट ऐड होती थी। लेकिन डबल पैरिटी में क्या होता है? डबल पैरिटी में होता है हर रो के लिए एक पैरिटी होती है और हर कॉलम के लिए भी पैरिटी होती है। इसीलिए ये ज़्यादा पावरफुल है एरर डिटेक्ट करने के लिए। अब एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। मान लो हमारे पास ये वाला डेटा है, तो स्टेप 1 में क्या करेंगे, हम सबसे पहले रो पैरिटी चेक करेंगे। तो स्टेप 1 में हम हर रो के लिए पैरिटी ऐड करेंगे इवन पैरिटी से। सो रो 1 में हमारा नंबर है 1011। यहाँ पर हमारे वन्स जो है वो 3 है यानी कि ऑड है। अब हमें इसे इवन बनाना है, तो यहाँ पर पैरिटी बिट हम 1 ऐड कर देंगे, तो हम लास्ट में यहाँ पर लिख देंगे 1। रो 2 चेक करेंगे, रो 2 में लिखा है 0101। यहाँ पर हमारे टोटल नंबर ऑफ वन्स हैं 2 यानी कि वो है इवन, तो यहाँ ऑलरेडी इवन है, तो यहाँ पैरिटी बिट हमारी 0 रहेगी, तो यहाँ हम लास्ट में लिख देंगे 0। रो 3 है हमारा 1100, यहाँ पर हमारे टोटल नंबर ऑफ वन्स हैं 2 यानी कि इवन, तो यहाँ पैरिटी बिट यहाँ भी रहेगी 0, यहाँ भी हमारा फाइनल में लास्ट में लिखा आएगा 0। अब हम स्टेप 2 देखते हैं। सो अब हम नीचे एक एक्स्ट्रा रो ऐड कर देंगे जो कॉलम्स को चेक करेगी। अब कॉलम वाइज काउंट करेंगे। सो कॉलम 1 है हमारा 101, टोटल नंबर ऑफ वन्स है हमारे यहाँ 2 जो ऑलरेडी इवन ही है, तो यहाँ पर पैरिटी हमारी रहेगी 0। कॉलम 2 है हमारा 011, यहाँ भी हमारे टोटल नंबर ऑफ वन्स 2 है यानी कि इवन है, तो यहाँ भी हमारी पैरिटी रहेगी 0। कॉलम 3 है हमारा 100, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वन्स हमारे 1 है यानी कि ऑड है, तो यहाँ पर हम पैरिटी में यहाँ पर लिख देंगे 1। कॉलम 4 है हमारा 111, यहाँ पर हमारे टोटल नंबर ऑफ वन्स 2 हैं यानी कि इवन है, तो यहाँ पर पैरिटी भी हमारी रहेगी 0। लास्ट और जो हमारा जो लास्ट कॉलम है ये हमारा रो पैरिटी कॉलम है। जब हम रो वाइज चेक कर रहे थे तो उससे जो हमारा रिजल्ट आया था उसका ये कॉलम है। तो यहाँ पर हमारा है 100, तो यहाँ पर हमारे टोटल नंबर ऑफ वन्स हैं ऑड है, तो यहाँ पर हमें एक पैरिटी ऐड होगी 1। तो ये हमारी रहेगी पूरी फाइनल मैट्रिक्स। और यहाँ पर ये जो लास्ट रो आया है, जैसे हमारा एक रो पैरिटी कॉलम थी, तो यहाँ पर ये जो वाला लास्ट रो आया है ये हमारी कॉलम पैरिटी रो है। अब एरर डिटेक्शन कैसे होता है? अगर ट्रांसमिशन में कोई एक बिट चेंज हो जाए तो क्या होगा? उसकी रो पैरिटी गलत हो जाएगी और उसका कॉलम पैरिटी भी गलत हो जाएगा। दोनों को मैच करके हम एग्जैक्ट एरर पोजीशन भी हम फाइंड कर सकते हैं। और डबल पैरिटी सिंगल पैरिटी से ज़्यादा रिलायबल होता है। अब आपको इसमें कुछ बातें ध्यान रखनी है कि डबल पैरिटी सिंगल पैरिटी से ज़्यादा रिलायबल होता है और ये एरर डिटेक्ट भी कर सकता है और लोकेट भी कर सकता है। लेकिन इसमें एक लिमिटेशन है, अगर इसमें मल्टीपल बिट्स ऐसे चेंज हो जाएँ कि अगर उनकी पैरिटी सेम रहे तो इसमें भी एरर डिटेक्ट नहीं होता। तो ये था डबल पैरिटी एंड सिंगल पैरिटी का कॉन्सेप्ट। तो ये है हमारा यूनिट 1 का लास्ट टॉपिक, एरर डिटेक्शन। अब तक हमने सिग्नल्स, नंबर सिस्टम, कॉम्प्लीमेंट्स और पैरिटी तक सब समझ लिया है और अब हम देखते हैं कि डेटा ट्रांसमिशन के टाइम एरर कैसे डिटेक्ट किया जाता है। सिंपल लैंग्वेज में समझो, एरर डिटेक्शन का मतलब होता है ये चेक करना कि जो डेटा हमने भेजा था क्या वही डेटा रिसीवर तक सेम फॉर्म में पहुंचा है या बीच में चेंज हो गया है। अगर डेटा चेंज हो जाता है तो उसे हम एरर बोलते हैं। अब ये एरर्स होते क्यों हैं?
सो ट्रांसमिशन के टाइम डेटा परफेक्ट नहीं रहता, उसमें डिस्टर्बेंस आ सकती है और उसके कुछ मेन रीजंस हैं, आइए उन्हें डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है हमारा नॉइस, यानी कि एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस जैसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का इंटरफेरेंस हो सकता है। सेकंड है हमारा सिग्नल डिस्टर्बेंस, या तो हमारा सिग्नल वीक हो या डिस्टॉर्ट हो जाता है ट्रैवल करते टाइम, तो भी ये सब हो सकता है। थर्ड है हमारा हार्डवेयर प्रॉब्लम्स, यानी कि वायर डिवाइस या सर्किट में ही कोई फॉल्ट हो। अब ये एरर हम डिटेक्ट कैसे करते हैं? तो एरर डिटेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं पैरिटी मेथड, यानी कि हम डेटा के साथ कुछ एक्स्ट्रा बिट ऐड करते हैं ताकि रिसीवर साइड पर चेक किया जा सके डेटा करेक्ट है या नहीं। अब कुछ टाइप होते हैं हमारे एरर डिटेक्शन के, मेनली हमारे 4 टाइप्स होते हैं, आइए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है हमारा सिंगल पैरिटी चेक। इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ एक पैरिटी बिट ऐड होती है और सिर्फ सिंगल बिट एरर ही डिटेक्ट हो पाता है। सेकंड है हमारा डबल पैरिटी चेक। डबल पैरिटी चेक में क्या होता है, इसमें रो प्लस कॉलम पैरिटी यूज़ होती है और इसमें एरर डिटेक्ट करने के साथ-साथ एरर की पोजीशन भी ये बता सकता है। थर्ड है हमारा चेकसम। ये डेटा को ब्लॉक्स में तोड़कर कैलकुलेट किया जाता है और ये थोड़ा एडवांस मेथड होता है। फोर्थ है हमारा सीआरसी। सीआरसी स्टैंड फॉर साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। ये सबसे पावरफुल मेथड है और ये नेटवर्किंग में वाइडली यूज़ होता है और ये चेकसम से भी ज़्यादा एडवांस वर्जन है। सो एरर डिटेक्शन का मेन गोल होता है कि डेटा की एक्यूरेसी को मेंटेन रखना, और जो इसमें पैरिटी मेथड्स होते हैं वो हमारे तो बेसिक हैं, और जो हमारे एडवांस मेथड है जैसे कि चेकसम, सीआरसी। सीआरसी स्टैंड्स फॉर साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, ये आपको याद रखना है, एग्जाम में आ सकता है। ये थोड़े ज़्यादा रिलायबल हैं। तो इसी के साथ हमारी यूनिट 1 यहीं पर कंप्लीट होती है। इस पूरी वीडियो में हमने यूनिट 1 के सारे टॉपिक्स को प्रॉपर एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल के साथ डिटेल में समझ लिया है। अब आपसे एक इम्पोर्टेंट रिक्वेस्ट है कि इसे सिर्फ एक बार देख के मत छोड़ना, इसको रेगुलर रिवाइज़ करते रहना, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ में जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, उन सब में ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स और लॉजिक यूज़ होंगे। इसलिए अगर आपने यूनिट 1 स्ट्रॉन्ग कर ली, तो आगे आने वाले टॉपिक्स आपको बहुत ईज़ी और क्लियर लगेंगे। तो अभी के लिए आपका काम है यूनिट 1 को रिवाइज़ करना, एग्ज़ाम्पल दोबारा प्रैक्टिस करना और कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। अगर आपको कन्वर्जन से रिलेटेड और वीडियो चाहिए, क्योंकि इसमें तो मैंने आपको सिर्फ 2 टाइप के कन्वर्जन बताए थे, अगर आपको सारे कन्वर्जन मेथड चाहिए तो मेरे को बता देना, मैं उस पे भी वीडियो ले आऊँगा। सो आज के लिए इतना ही। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए यूनिट 2 लेकर आऊँगा, तो आप सब उसके लिए प्रिपेयर रहना। सो थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।